नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, यूके ट्रिपल एससी कनिष्क सहायक स्टेनोग्राफ का जो एग्जाम होने वाला है आपका, ठीक है। तो इसके लिए प्रैक्टिस सेट में जल्दी स्टार्ट करूंगा, जो कि फुल प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, ठीक है। 140 नंबर का पेपर है। तो देखिए, 140 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। तो मैं हमेशा की तरह एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। एटलीस्ट यहाँ पे 10 से 15 ट्राई करूंगा कि 15 प्रैक्टिस हो जाए एक महीने में आपके, जब तक आपका एग्जाम होता है, ठीक है। अभी तो डेट आपको 23 अगस्त की लेके चलनी है, बट उस दिन लेक्चरर का एग्जाम भी होने वाला है। तो शायद एक एग्जाम आगे जाएगा, या यही जाएगा, या लेक्चरर का जाएगा। तो अभी आप लोगों को तैयारी 23 अगस्त के हिसाब से यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो देखिए, कंप्लीट यहाँ पे रहने वाला है। अच्छे देखना, हमेशा की तरह मैं कुछ बातें बताऊंगा। देखिए, पहली वीडियो है तो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा पहले। आपको एक पेज रखना है या ओएमआर सीट रखनी है साथ में। उसमें आपको 1 से 140 तक गिनती लिखनी है। अगर पेज है, अगर ओएमआर है तो ठीक ही है। तो मेरे आंसर करने से पहले आप लोग खुद से आंसर करना है कि आपके, और लास्ट में जब पूरा पेपर होगा आपको अपना स्कोर लिखना है, कितने आपके बने क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि देखिए, बेस्ट जो प्रैक्टिस होते हैं ना, इनको देने का तरीका यही होता है कि आप पूरे एग्जाम की तरीके से, आप जहाँ पर ही बैठे हुए हैं, 2.5 घंटे 2 घंटे का टाइम निकालिए यहाँ पे, ठीक है। लाइब्रेरी में तो लाइब्रेरी में कीजिए इसको, घर में है तो पूरा आप 1 डेढ़ घंटे, अब तक 140 क्वेश्चन नहीं हो जाए, आपको उठना ही है, ठीक है। एग्जाम के तौर पे पूरा पेपर यहाँ पे देना है आपको। कंप्लीट करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और देखिए, एक चीज बता दूं, इस पेपर को जब मैं करवाऊंगा तो बहुत से लोग कमेंट करेंगे, या आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर बहुत सिंपल क्वेश्चन का रहे हो। मैं देखिए पहले से कहता हूँ, यूके ट्रिपल एससी के 3 साल से लगातार पेपर का एनालिसिस कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी जब वीडियो का एग्जाम हुआ था, वहाँ प्रैक्टिस करवाने में मैंने कहा था 70 से 75 क्वेश्चन बेसिक के आते हैं, और बेसिक ही आए, आप देख सकते हैं। उसमें बेसिक अगर आपने नहीं पढ़े थे, आप टप की तरफ जा रहे थे, तो आपने गलत किए होंगे। तो यहीं पे, यहाँ पर भी ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। रियल एग्जाम नहीं है, प्रैक्टिस सेट है। तो मैं इस साल लेवल बढ़ाऊंगा। पहला पेपर रहेगा, कुछ हल्के क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस सेट नहीं होता है ना, आपको सिंपल क्वेश्चन और हार्ड दोनों करने होते हैं। तो मैं यहाँ स्टार्ट करूंगा जब, तो यहाँ पे जीएस से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड के बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि बेसिक ही बताऊँ, अगर आप आ रहा है तो आपको अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो मेहनत लग रहा है, जहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो उसकी मेहनत कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस पेपर में अगर आपको लग रहा है कि बहुत हल्के क्वेश्चन है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 120 प्लस क्वेश्चन नंबर, 120 नंबर लेके प्लस नंबर लाइए, तो मैं कहूँगा हाँ तैयारी अच्छी है। अगर 120 से कम आ रहे हैं तो इस पेपर को आप हल्का नहीं कहेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहली वीडियो है, चीज़ें बतानी होती है, क्योंकि फिर बार बार चीज़ें आगे चलती हैं। बट कंटिन्यूसली वीक में आपके लिए 2 वीडियो यहाँ पे आने वाली हैं, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा 3 भी हो जाए, पर 2 तो एटलीस्ट है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी एक बीएचडी की सीरीज चल रही है, तो उसमें भी वो डेली आती है। तो इतना टाइम हो नहीं पाता है, तो दोनों वीडियो को मैं ट्राई करूंगा कि वीक में 2 प्रैक्टिस आ जाए आपके, बाकी आपका ये हो जाए। आरआई के लिए आप लोगों ने बताया था, जो कल रेवेन्यू कार्य इंस्पेक्टर की भर्ती आई हुई है, उसके लिए स्टडी वीडियो, वो आपको सैटरडे यानी कि कल या फिर संडे को यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारी कोई बातें नहीं होंगी, अब सीधे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए चलिए, देखिए पहले मैं समझा दूं आप लोगों को, सेम पैटर्न पे लेके आया हूं मैं। 56 क्वेश्चन स्टार्टिंग के पहले आपको उत्तराखंड के मिलेंगे। फिर मुझे बहुत से बच्चे कमेंट में मैसेज कर रहे थे, या टेलीग्राम पे भी, कि सर जो 14 क्वेश्चन है ये कहाँ से आएंगे। तो आज जो पेपर में यहाँ पे बना रहा हूँ ये, ठीक है, तो इसमें आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलने वाले हैं। हिंदी के 14 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी रीजनिंग के सेम रहने वाला है, ठीक है। 140 क्वेश्चन रहने वाला है। 2.5 घंटे का आपका पेपर पैटर्न, अगर इसको नहीं पता था तो 2.5 घंटे का आपका पेपर यहाँ पे रहने वाला है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। चलिए, मैंने पहले कहा है कुछ क्वेश्चन सिंपल रहेंगे, बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। पहला है, देहरादून फुटबॉल एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। इसका सिंपल क्वेश्चन है, इसकी स्थापना होती है आपकी, ये हुई थी 2011 में, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है, 2011 में होती है। और ये कहाँ पर है, देहरादून के अंतर्गत है, इसको आपको याद रखना है। साथ ही अब देखिए, इस एकेडमी का जो मूल उद्देश्य था ना, वो क्या था। इसका उद्देश्य था, तो राज्य के अंतर्गत, ठीक है, जो राज्य के अंतर्गत युवा है, 1 मिनट, ठीक है, जो राज्य के अंतर्गत युवा हैं, इन युवाओं को के लिए फुटबॉल क्षेत्र में पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इसका इसमें किया गया था, ठीक है। ये संस्थान जो है आपका, देहरादून के अंतर्गत संस्थान है, इसमें उभरती हुई खेल प्रतिभाओं को निखारने और राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए यहाँ पे केंद्र के रूप में इसको स्टैब्लिश यहाँ पे किया गया था, या सेटअप किया गया था, ठीक है। सेकंड है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान से देखना, नगरीय जनसंख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नगरीय जनसंख्या कौन सी, देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार या चंपावत, ठीक है। अगर नगरीकृत की बात करूं मैं, तो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है यहाँ पे देहरादून में। कौन सा मिलता है, ये ये मिलेगा आपका, देहरादून मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। इसमें एक्सप्लेन कुछ नहीं करना है, आपने जनसंख्या वाला चैप्टर पढ़ा होगा, वहां चीजें क्लियर है। चलिए अगला है, बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया 2 भागों में, 6 भागों में, 3 भागों में, या फिर 4 भागों में। तो बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है, ये कितने में किया गया है, ये किया गया है 3 भागों में यहाँ पे किया गया है। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। जहां पे मुझे लगेगा एक्सप्लेन चीजें करनी है वहीं पे करूंगा, बाकी हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। चलिए, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। पहली बात तो काठगोदाम कहां पर है, काठगोदाम हल्द्वानी के पास में है, ठीक है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है, इसको आपको पता होना चाहिए।
और ये जो है आपका गोला नदी पर। अब यहाँ से आपको जैसे आप गोला नदी पढ़ी ना, आपको एक चीज और याद होनी चाहिए कि यहाँ पे एक जमरानी बांध बन रहा है। क्या बन रहा है आपका? जमरानी बांध बन रहा है। अब इस जमरानी बांध की ऊंचाई कितनी है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बतानी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की देखते हैं। पांचवा है, रुद्रपुर इंडस्ट्रियल सीमा का विकास किसके द्वारा किया गया है? सिडकुल, अपरा, टिस्को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो रुद्रपुर इंडस्ट्रियल सीमा है ना, इसका किसे सिडकुल के द्वारा किया गया है। ठीक है, सॉरी सिडकुल जो रुद्रपुर में है उसके द्वारा यहाँ पे किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये रुद्रपुर के अंतर्गत जो सिडकुल इंडस्ट्री है इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो सिडकुल की स्थापना कब होती है, कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको इसलिए वक्त दिया जाता है क्योंकि आप जब सर्च करेंगे ना बुक में जाएंगे तो आपको एडिशनल चीजें भी वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, इसलिए दिया जा रहा है ये काम। ठीक है, तो ये पता करना, इसको ईमानदारी से करना तो आपके लिए हेल्प रहेगा। ठीक है, हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए अब सिडकुल की जो स्थापना की गई ना, क्यों गई थी? तो राज्य में जो औद्योगिक इकाई हैं, ठीक है, राज्य में जो औद्योगिक इकाइयां हैं, इन इकाइयों की स्थापना से क्या करना है, राज्य के अंतर्गत विकास और बुनियादी ढांचे को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, और इसलिए राज्य की प्रगति, औद्योगिक प्रगति में इसका प्रमुख योगदान रहने वाला रहता है किसका? सिडकुल का। ठीक है, बहुत से लोगों को यहाँ पे रोजगार वगैरह मिलता रहता है। अगला है छठा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है कह रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, खटीमा कांड जो हुआ था 1 सितंबर 1994 को हुआ था। ठीक है, तो पहला तो आपका क्या है, बिल्कुल ठीक रहने वाला है यहाँ पे। रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 को होता है, ये भी सही है। मसूरी कांड, देखिए अब यहाँ पे क्या है ना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये गलत हो जाएगा। ये कब हुआ था आपका? ये आपका हुआ था 2 सितंबर को हुआ था। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान से देखना। तो यही चीजें बताती हैं, आप तो ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, डेट सेम लिखी हुई है। ठीक है, अगर आप ध्यान से यहाँ पे नहीं पढ़ते तो सीधे आप ऑल करते, तो ये चीजें कंफ्यूज करती हैं, इसलिए क्वेश्चन डाला भी गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसको नहीं करना है, ये तो मैंने आपको समझाने का लिए किया है। गलत पूछा गया तो हमारा यहाँ पे सी क्या है, गलत दिया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। बस यही सिली सिली मिस्टेक होती है एग्जाम में, तो आपको ये गलतियां वहां नहीं करनी, यहीं पे कर लेनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सातवां है, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो देखिए अभी मानसरोवर यात्रा स्टार्ट भी हो गई है। ठीक है, अब ये देखिए कहाँ से जाती है, ये आती है लिपुलेख दर्रे से जाती है। कहाँ से आती है? लिपुलेख दर्रे से जाती है। एक ट्राइजेक्शन है आपका। ठीक है, जैसे मैं उत्तराखंड का मैप बनाता हूँ तो ये आपका पिछड़ा रीजन है, तो यहाँ पे आपका पड़ता है लिपुलेख दर्रा। ठीक है, तो यहीं से एंटर करती है। अभी बीच में वो यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी चाहिए थी, नेपाल ने बोला था कि यहाँ पे जो ये वाला एरिया है वो हमारा है, और तो इसका परमिशन वगैरह के लिए भी चीज़ें चलती है। ठीक है, तो अभी ध्यान देना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अगला है, वर्ष 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? देहरादून में हुई थी। कब हुई थी? 1939 को हुई थी। तो इसकी स्थापना किस तरह की थी? श्रीदेव सुमन जी के द्वारा यहाँ पे की गई थी। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसका मेन उद्देश्य क्या था आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका जो मेन उद्देश्य था ना, वो था जो टिहरी में लोकतांत्रिक सुधार लाना था। ठीक है, क्या था? टिहरी के अंतर्गत लोकतांत्रिक सुधार के लिए था ये। ठीक है, तो आपको याद रखना है, टिहरी में क्या है, लोकतांत्रिक सुधार की अभी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको आगे याद होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो इसके लिए किसने किया? श्रीदेव सुमन जी के द्वारा किया गया, प्रयास किया गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नौवा है, नौवा क्वेश्चन कह रहा है, उत्तराखंड उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य था? तो उत्तराखंड राज्य जब बनता है, कब बनता है उत्तराखंड राज्य? उत्तराखंड राज्य बनता है 9 नवंबर 2000 को, 2000 को बनता है। तब ये भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य, मतलब किस नंबर का राज्य था? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कभी कभी। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बट आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, कभी 28 भी आता है दिमाग में, 29 भी आता है। तो ये था आपका 27वां राज्य था। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, 10वां है, संपूर्ण एशिया का एकमात्र लकड़ी से निर्मित सभागार कौन सा है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका इंडियन इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्या है, पूरी एशिया में संपूर्ण लकड़ी का बना हुआ एकमात्र क्या है, सभागार है यहाँ पे। और ये इस इमारत में अपनी आपने देखा होगा, देहरादून में जो रहते होंगे तो, या देहरादून कोई गए होंगे तो हमेशा यहाँ पे घूमने हर कोई जाता ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्थापत्य कला है ना, वो लकड़ी के बेहतरीन उपयोग के कारण विश्व भर में पहचान इसने काफी ज्यादा दिलाई हुई है। ठीक है, जो ये एफआरआई है आपका, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं, इसको एफआरआई कहते हैं। तो वैज्ञानिक अनुष्ठान का एक अनूठी वास्तुकला की एक शैली के रूप में हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, चलिए 11वां है, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला कौन सा है? तो किसकी बात कर रहा है, कुमाऊं की बात कर रहा है। ठीक है, अल्मोड़ा, कौसानी, बागेश्वर या फिर धारचूला में। तो प्राचीन व्यावसायिक मेले की बात करें, ठीक है, व्यापारिक जहाँ पे व्यापार वगैरह होता था, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बागेश्वर मेला। तो बागेश्वर मेला ये काफी इंपॉर्टेंट है, उत्तरायणी के टाइम पे भी लगता है। ठीक है, तो आ जाना। देखिए धारचूला नहीं है, एक एक इंपॉर्टेंट और है यहाँ पे होता, तो वो जौलजबी मेला है। ठीक है, जौलजी भी, वो भी इंपॉर्टेंट है, पर अभी यहाँ पे वो ऑप्शन में नहीं है, तो हम बागेश्वर में टिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से करिए तो चीजें आसान आपके लिए हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
12वां है गंगनानी तप्त कुंड स्थित है। गंगनानी तप्त कुंड स्थित है, ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये मिलता है उत्तरकाशी जिले में। कहाँ पर है? उत्तरकाशी जिले में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13वां है गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? देवप्रयाग, कल्पनाथ, गोपेश्वर या फिर ए एन बी दोनों से। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं आपके ए एन बी हो जाएगा। देवप्रयाग से भी मिले हुए हैं और कल्पनाथ से भी मिले हुए हैं। तो गुफाओं के अंदर यहाँ पे है क्या, जो गुफाएं है ना, इन गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले हुए हैं। ठीक है, इन लेखों में प्राचीन इतिहास, लिपि और मानव बस्तियों के हमें क्या मिलते हैं? विकास के समझने के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से हमको देखने को मिलती है। ठीक है, जो ये हमको ये गुफाओं के अंदर जो चित्र वगैरह मिले हुए हैं, ठीक है, जो लिपि वगैरह मिली हुई है, ये पुरातात्विक साक्ष्य हिमालय में जो आदिम जनजातियां थी, आदिम मानव सभ्यता कह सकते हैं, या तो उसकी मौजूदगी के हमको कहते हैं, प्रमाण देते हैं हमको। ठीक है, तो हमसे इससे पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे उत्तराखंड के अंतर्गत या फिर हमारे जो ये कह सकते हैं कि जो हिमालय क्षेत्र था, ठीक है, तो यहाँ पे आदिम मानव सभ्यता रहती थी, जिसके हम यहाँ पे क्या हुआ, इसका विकास देखने को मिला हमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो देवप्रयाग और कल्पना दोनों आपके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। 14वां है अंग्रेजों ने किस वर्ष में गोरखा शासकों को उत्तराखंड से परास्त किया था? अब देखिए किसकी बात कर रहा है, अंग्रेजों ने बोल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1815 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1815 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 15वां क्वेश्चन रहने वाला है कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो कोटेश्वर बांध अलकनंदा, धौलीगंगा, भागीरथी या फिर विरही गंगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ये आपका भागीरथी रिवर पे। ठीक है, भागीरथी रिवर पे कोटेश्वर बांध का निर्माण यहाँ पे क्या है, किया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं 16वां, अनंतपाल का धारसिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? ठीक है, अब पहली बात तो जो धारसिल शिलालेख किस संबंध किससे है? अनंतपाल से है। तो ये किसकी वंश की इतिहास का मतलब अनंतपाल धारसिल शिलालेख में किस वंश का इतिहास बताता है? अब सिंपल है, अनंतपाल का हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ से कुछ नहीं करना है, सिंपल आप पवार रख लो या परमार राजवंश कर लो इसको। ठीक है, तो ये जो अनंतपाल का धारसिल शिलालेख है ना, ये पवार वंश के इतिहास की जानकारी हमको देता है। और जो ये आपका शिलालेख है कह सकते हैं, ये मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। किसके लिए? जो मध्यकालीन इतिहास है ना, उसके अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में, मतलब महत्वपूर्ण दस्तावेज कह सकते हैं, या फिर स्रोत के रूप में हमें काम आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसी से अनंतपाल के लेख में ही पवार राजाओं के शासनकाल के समय के, उनका शासनकाल, उनका टाइम पीरियड क्या था, उसके लिए यहाँ पे चीजें बताता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है पवार वंश से लेके। कभी कभी क्या होगा ना, यहाँ पे अनंतपाल नहीं देगा तो सिंपल बोलेगा धारसिल शिलालेख, तो आपको याद रखना है अनंतपाल पवार स्टेज। ठीक है, अभी तो आपको समझ में आ गया होगा, आपने इतना पढ़ लिया है कि अनंतपाल के बारे में आएगा तो ऑलरेडी ये परमावंश के बारे में बात कर रहा होगा करके। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? चलिए 17वां है किस वंश के शासकों द्वारा कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण का कार्य करने तथा ग्राम प्रधान की नियुक्ति करने की परंपरा शुरू हुई? अब देखिए ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रैपिडली देखने को मिल रहे हैं आजकल। ठीक है, तो कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र में, अभी आपने अगर बीएस नहीं की सीरीज फॉलो की होगी ना, अभी मैंने चंद्रवंश कल उसमें खत्म किया था। ठीक है, तो उसमें मैंने अलग अलग टाइप से चीजों को बताया था, तो आपने वो देखा होगा, तो आराम से कर लेंगे क्वेश्चन को। तो चंद्र राजवंश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? चंद्र राजवंश हो जाएगा। तो हमें कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण कार्य तथा प्रशासनिक सेवा के या ग्राम प्रधान, ठीक है, ग्राम प्रधान कार्य क्या होता था, ये वंशानुगत रहता था, तो ये वाले सब पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्र राजवंश यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 18वां है थारू जनजाति की महिलाएं किस धातु के आभूषण को नहीं पहनती हैं? देखिए क्वेश्चन ये आपको आसान लग रहे हैं ना, बट एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहाँ गलत हो जाते हैं। ठीक है, अभी तो आप घर में बैठ के लाइब्रेरी में बैठ के मस्त कर रहे होंगे, एग्जाम में प्रेशर होता है वहाँ पे, तो ये क्वेश्चन भी आज जल्दीबाजी में क्या गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि इस बार मैं बेसिक भी कराऊंगा और थोड़ा मॉडल भी कराऊंगा, दोनों लेवल क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि आसानी, पर आसान भी कराने जरूरी है, क्योंकि अब जब आप पेपर देने जाएंगे ना, 120 क्वेश्चन जब आपके 140 क्वेश्चन जब आएंगे ना, तो इसमें 100 क्वेश्चन आपको आसान मिलेंगे, 40 क्वेश्चन ही आपको टफ मिलेंगे। ध्यान देना, अभी से कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बेसिक को भी पढ़ना है, ये नहीं कि बेसिक को छोड़ देना है, हार्ड की तरफ जाना है, ध्यान देना। चलिए, तो कौन जो थारू जनजाति की महिलाएं हैं वो कौन से किस धातु के आभूषण को नहीं पहनती हैं? सोना, कांसे, चांदी या फिर पीतल के। तो किसको नहीं पहनती है? तो ये नहीं पहनती है, सोने को नहीं पहनती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइकली इसको याद रख लो, एक हो गया। ठीक है, 19वां है पंच केदारों में से कितने केदार रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है? ठीक है, जो पंच प्रयाग है उसमें से रुद्रप्रयाग में कितने कह रहे हैं? ठीक है, तो रुद्रप्रयाग के अंदर कितने के देखने को मिलते हैं? ये मिलते हैं 3 देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20वां है निम्नलिखित में से निम्न में से सुमेलित नहीं है कह रहा है। पहला है यहाँ पे डॉक्टर ललित पांडे, पर्यावरण संबंधित है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, पर्यावरण संबंधित है। जसपाल राणा, लोकगीत। देखिए आप सिंपल पकड़ लो आप लोग, देखो अब बचाएं तो आपको पहला नहीं पता था। अनिल प्रकाश जोशी क्या पता, सबको पता होता है पर्यावरण संबंधी कैसे। गौरा देवी का संबंध सबको पता होता है चिपको से। अब आपको डाउट आ रहा होगा ललित पांडे जी के बारे में और जसपाल राणा। अब जसपाल राणा का जैसे ही संबंध आता है इन लोकगीत लिख दिया यहाँ पे, सिंपली गलत मार दो इसको। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी, क्यों गलत पूछा गया था, तो पहला अगर नहीं पता था तो आपने एलिमिनेट कर लिया है, तो जसपाल राणा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो ऐसी चीजों को करना है, चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, बट आप इसको हम ठीक कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से। चलिए आगे देखते हैं, अगले बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है
किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा हरिद्वार बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ है? तो हरिद्वार बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पे देखने को मिलता है? ये मिलता है आपका NH-72। कौन सा? NH-72 देखने को मिलता है। ठीक है। 22वां है कोठी इछाड़ी बांध उत्तराखंड की किस नदी पर बना हुआ है? ठीक है। तो कोठी इछाड़ी बांध की बात करूं मैं तो अलगाड़ नदी पर है, आसन रिवर पे है, टॉन्स पे है या फिर गिरी रिवर पे है। तो किस पे बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका टॉन्स रिवर पे बना हुआ है। ठीक है। जो कोठी इछाड़ी बांध है उत्तराखंड की किस नदी पे है? टॉन्स नदी पर बना हुआ है। और यह बांध विद्युत उत्पादन के साथ साथ क्या करता है? सिंचाई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो विद्युत उत्पादन के साथ साथ क्या है? सिंचाई के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इस परियोजना, ये टॉन्स नदी पर स्थित यह परियोजना जो है ना, तो राज्य की ऊर्जा आवश्यकता को भी पूरा करती है। ठीक है। ऊर्जा के लिए तो है ही है, बाद में सिंचाई के लिए, दोनों के लिए है। ठीक है। दोनों को याद रखना है। टॉन्स नदी पर है कोटी इछाड़ी बांध। अगला है 23वां, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। ठीक है। तो राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये हरिद्वार के अंतर्गत मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये नेशनल पार्क जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1983 में की गई थी। तो कहाँ कहाँ पे है? देहरादून में देखने को मिलता है आपको, हरिद्वार में देखने को मिलता है, और कुछ पोर्शन इसका पौड़ी गढ़वाल में भी आता है। ठीक है। तो इसको आपको याद रख लेना है। और 1983 में बनाया गया। और राजाजी नेशनल पार्क को राजा किसके नाम पे रखा गया? जो हमारे देश के पहले कह सकते हैं प्रथम गवर्नर जनरल या फिर स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालचारी जी के नाम पे इसका नाम रखा गया। ठीक है। और यहाँ पे वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। हाथी वगैरह खूब देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो उत्तराखंड में दो फेमस है, खासकर एक जिम कॉर्बेट और राजा जी, दो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों याद रखने हैं यहाँ पे। ठीक है। अगला है 24वां, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय स्थित है। तो ये कहाँ पर है? ये आपको देखने को मिलता है हल्द्वानी में। कहाँ पे मिलता है? हल्द्वानी में देखने को आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या करता है? ये नीति निर्धारण करता है विश्वविद्यालयों के संचालन के कार्य के लिए। ठीक है। आगे देखते हैं। 25वां है उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान, जिसको हम एम्स कहते हैं, की स्थापना कभी? पहली बात तो उत्तराखंड में अभी एक ही एम्स है। ये कहाँ पर है? ये ऋषिकेश में आपको देखने को मिलता है। और ऋषिकेश के साथ एक नया एम्स बनने की बात चल रही है, जो कहाँ बनेगा? किच्छा में बनेगा, किच्छा कुमाऊं के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं इसकी स्थापना कब हुई थी करके। ठीक है। तो इसकी स्थापना जो होती है ये होती है आपकी 2004 में। मतलब देख 2004 से इसने काम करना स्टार्ट करता है, और इसकी स्थापना 2004 से जब मतलब इतना बनने में टाइम लग जाता है। ठीक है। तो इसको आपको याद यहाँ पे रखना है। ठीक है। ऋषिकेश के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है। 26वां है सोना नदी अभ्यारण्य स्थित है। देखिए इसको याद करने की ट्रिक मैंने कहा था, विंसर पढ़ते हैं। विंसर आपका कहाँ पर है? ये आपका अल्मोड़ा में है। और सोना नदी, सोना कहाँ से है? सोना पौड़ी से है। सोना पौड़ी से है तो पौड़ी गढ़वाल आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसको। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। चलिए 27वां है जागेश्वर मंदिर स्थित है। देखिए आज जो क्वेश्चन रखे हुए हैं इसमें वो ऐसे हैं कि मतलब आपको आ भी रहे होंगे, नहीं भी, कुछ बच्चे नए भी होंगे इसमें। नए के लिए तो नए हैं, अब जिसने बहुत बार एग्जाम दे दिया तो उसके लिए तो ये एकदम हलवा लग रहे होंगे। बट फिर भी आपको प्रैक्टिस देखनी है कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, मैक्सिमम कितना नंबर आप ला सकते हैं इसमें। ठीक है। क्योंकि अभी आपके अभी इस उत्तराखंड चल रही है, अभी आपके जीएस से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। फिर रीजनिंग भी आएगी, मतलब सभी क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान से अभी चलिए। जागेश्वर मंदिर है, ये आपका अल्मोड़ा जिले में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 124 छोटे छोटे मंदिरों का समूह है। ठीक है। और सबसे बड़ा समूह माना जाता है, इसको याद रखना है आपको। अभी देखिए सावन का महीना स्टार्ट हो गया है, और सावन के महीने में यहाँ एक महीने तक पूरा सावन में मेला चलता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लोग जाते हैं, दर्शन वगैरह करते हैं यहाँ पे। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए 28वां है निम्न में अलकापुरी प्राचीन नाम है, किसका है? कर्णप्रयाग का, चमोली का, गैरसैंण का, या फिर रुद्रप्रयाग का। तो ये देखने को मिलता है चमोली का। तो अलकापुरी किसका नाम था? ये आपका चमोली का था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 29वां है उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल थे। तो उत्तराखंड के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? तो ये थे मेहरबान सिंह नेगी जी। ठीक है। तो मेहरबान सिंह नेगी जी क्या थे? उत्तराखंड के पहले एडवोकेट जनरल थे, और इन्होंने राज्य की कानूनी और संवैधानिक किया गया कानूनी और संवैधानिक व्यवस्था की स्थापित करने में अपना अमूल्य क्या है योगदान दिया हुआ है। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो एडवोकेट जनरल होता है ना, इसकी नियुक्ति आर्टिकल 165 में कहाँ पे दी हुई है? आर्टिकल 165 में संविधान में दी हुई है कि राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी के लिए नियुक्ति कौन करेगा? इसको राज्यपाल करेगा। तो राज्यपाल के द्वारा यहाँ एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 165 के अकॉर्डिंग। तो उत्तराखंड के प्रथम कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी जी थे। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। चलिए 30वां है उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। तो उत्तराखंड के कह रहा है, पहला पूछ रहा है। ठीक है। तो अभी कौन है? सबसे पहले लेटेस्ट आपको कमेंट उसका बताना है अभी कौन है। ठीक है। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष प्रमुख सूचना आयुक्त अभी कौन है करके। ठीक है। अभी पहले की बात कर रहा है, तो ये थे आपके डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया जी। ठीक है। तो याद रखना है। तो रघुनंदन सिंह टोलिया जी थे यहाँ पे, तो इनको काफी इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 31वां, कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान कौन सा है? तो देखिए अंतिम भारतीय स्थान पूछा गया है। अब ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी देखा आपने जब आई थिंक वीडियो के एग्जाम में था शायद, हाँ वीडियो के एग्जाम में था शायद, मैं देख रहा था उसमें ये पूछा गया था कि जो आपका नंदराजा यात्रा होती है तो उसका अंतिम पड़ाव कौन है, ऐसा कुछ पूछा था। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में,
तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये हो जाएगा लिपुलेख हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को डिटेल में देख चुके थे आगे, ठीक है। तो आगे इसको टच करेंगे, हम टिक करेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। तो गुंजी वगैरह गाँव वगैरह यहाँ पे पड़ता है, इसके आगे देखिए दिए सब हैं, नवीडुंगा भी दिया है, गुंजी भी, पर यहाँ पे अंतिम पूछा गया है, तो अंतिम लिपुलेख ही आता है, ठीक है। चलिए 32वां है, उत्तराखंड में रैणी गांव जाना जाता है। तो रैणी गांव जाना जाता है मैती आंदोलन के लिए, किसके लिए, चिपको आंदोलन के लिए, किसके लिए, चिपको आंदोलन के जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो गौरा देवी ने यहीं से क्या किया था, वनों को बचाने के लिए एक अभूतपूर्व यहाँ से नेतृत्व किया था, और रैनी गांव की महिलाओं द्वारा आंदोलन किया, और पूरे भारत में, पूरे विश्व में ठीक है, इसको अभी चिपको आंदोलन जो है पूरे विश्व के अंतर्गत इसको सराहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है 33वां क्वेश्चन है, नचिकेता ताल उत्तराखंड में किस जिले में स्थित है। तो नचिकेता ताल जो स्थित है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, ये मिलता है उत्तरकाशी में देखने को मिलता है, ठीक है। 34वां है, रोम्बा भाषा है, रोम्बा भाषा है जौनसारी की, थारुओं की, राजी या फिर जाट जनजाति की। तो रोम्बा मिलती है आपकी जाट जनजाति में देखने को मिलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। जनजाति से क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान से देखना इनको। अगला है 35वां, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो पहला कह रहा है, पहला कह रहा है यहाँ पे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में देखने को मिलता है। तो पहला तो आपका ठीक दिया हुआ है, बिल्कुल सही है आपका। नंदा देवी उद्यान चमोली में है, बिल्कुल ठीक है। गोविंद बसु है उत्तरकाशी में, बिल्कुल ठीक है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान नहीं, पिथौरागढ़ में तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो अभी हमने देखा था राजा जी कहाँ पर था, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में था, ठीक है। तो ये गलत दिया हुआ है, तो हम गलती पूछा गया था हमसे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सैन्य छावनी नहीं है, ठीक है। सैन्य छावनी नहीं है कह रहा है, रानीखेत में सैन्य छावनी है, चक्राता में है, लहजाउन में, तो बद्रीनाथ में कोई भी नहीं है, ठीक है। कहाँ पे नहीं है, बद्रीनाथ में नहीं है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। 37वां है, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की किस धारा में पुलिस के कर्तव्य दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो धारा 41 है ना पुलिस, इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। पुलिस के कार्य वगैरह दिए हुए हैं, जो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की जो पूरी बुक होगी, मतलब जो भी चीज़ें हैं उसमें दी हुई हैं, ठीक है। तो धारा 41 के अंतर्गत चीज़ें कर्तव्य दिए हैं, ठीक है। पुलिस के क्या क्या कर्तव्य हैं वो इनको दिया गया है। 38वां है, उत्तराखंड में पुलिस थाने का सृजन किया जाता है वित्त मंत्री द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या फिर केंद्र सरकार द्वारा। देखिए ये जो है ना वो राज्य सरकार के ऊपर ही आता है कि अपने राज्य में तुम पुलिस थाना खोल रहे हो, जो भी खोल रहे हो, क्योंकि पुलिस जो है ना राज्य विषय का, आप जब आप शेड्यूल पढ़ते होंगे, अनुसूचियां पढ़ते होंगे, ठीक है, जिसमें कितनी है 12 अनुसूचियां हैं, तो उसमें 7वीं अनुसूची के अंतर्गत हम देखते हैं जहाँ पे सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्कर लिस्ट है। तो स्टेट जो पुलिस का है वो स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। स्टेट क्या करती है उसमें कानून बना सकती है, ठीक है। तो पुलिस थाने का निर्माण जो सर्जन भी करेगी वो कौन करेगी, राज्य सरकार यहाँ पे करने वाली है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा रहने वाला है, ये रहना है सी बिल्कुल आपका राइट रहने वाला है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे निर्णय जो होते हैं ना प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार कानून व्यवस्था की स्थिति देखते हुए दिया जाता है, और पुलिस थानों का गठन जो होता है ये क्या है, राज्य में सुरक्षा तंत्र को क्या करता है, सुदृढ़ करता है, और इसे त्वरित न्याय के लिए ही यहाँ पे पुलिस के ऊपर ही जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है कि पुलिस को कैसे चीजें लेके चलनी करके, ठीक है। चलिए 39वां है, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 56 के अनुसार निम्न में से कौन सा ग्राम रक्षक को किसी अपात्रता के उपद होने पर हटा सकता है, जिला मजिस्ट्रेट, उप निरीक्षक, निरीक्षक या फिर जिला पुलिस अधीक्षक, ठीक है। तो कौन हटा सकता है, ये हटा सकता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिला पुलिस अधीक्षक हटा सकता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान यहाँ पे देना है, क्योंकि ये एसपी होगा ना, जिसको हम एसपी कहते हैं तौर पर, ठीक है। तो इसके पास ये शक्ति होती है कि ग्राम रक्षकों की जवाबदेही तय होती है नहीं होती है, ठीक है, यही करेगा पूरा। 40वां है, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 39 के अनुसार पुलिस की सांकेतिक भूमिका और कृत्य मुख्यतः होगा। देखिए अब 2-3 क्वेश्चन लगातार ही आ गए हैं, कोई बात नहीं, हमको प्रैक्टिस सेट करनी है, प्रैक्टिस करना है तो चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें क्या बोला गया, पुलिस अधिनियम के अनुसार पुलिस की सांकेतिक भूमि और कृत्य मुख्य। पहला कह रहा है कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता करना, बिल्कुल सही है आपका। समस्त शिकायतों का सम्यक रूप से पंजीकरण करना, ठीक है, पंजीकरण करना जरूरी होता है। सभी संज्ञेय अपराधों का पंजीकरण तथा अन्वेषण करना, ये भी सही है। तो सभी सही हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की किस धारा के अधीन राज्य अपराध अन्वेषण विभाग का गठन किया गया है, ठीक है। तो किसके अंतर्गत किया गया, ये किया गया है धारा 10 में, ठीक है। आगे कह रहा है लगातार पुलिस क्वेश्चन ही आ गए हैं, ठीक है, कोई नहीं। निम्न ध्येय वाक्य है, उत्तराखंड के पुलिस अधिकारियों को आधुनिकतम तकनीक एवं संसाधनों की सहायता से प्रशिक्षित कर दक्ष व्यावसायिक एवं संवेदनशील बनाना है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय उत्तराखंड का, ठीक है। ये सब चीजें इसको बताता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत साक्षी का संरक्षण सम्मिलित नहीं है। देखिए अभी ये क्यों क्वेश्चन डाले हुए हैं, क्योंकि आप पुलिस के एग्जाम में देखेंगे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे ऐसे, ठीक है। तो कभी कुछ पता नहीं होता है, कहीं ना कहीं से जो मन में आया वो डाल देते हैं, ठीक है। तो कर लेंगे तो कोई बात नहीं है, पढ़ा देखो काम ही आता है, ठीक है। तो ये आएगा, ये कह रहा है कि
उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत साक्षी का संरक्षण निवेदन नहीं है, कह रहा है। पहला कह रहा है आवश्यकता प्रबंध करना, ये तो है। साक्षी के लिए आवास प्रदान करना, ये भी होता है। अनावश्यक नहीं, अनावश्यक वाला नहीं होगा, ठीक है, अनावश्यक नाम से लग रहा है। साक्षी को युक्ति युक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये भी होगा। तो ऑप्शन नंबर इसको हम सी लेके चलेंगे, ठीक है। आगे है 44वां, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित व्रत में न्यूनतम पुलिस थाने होते हैं। देखिए अब उत्तराखंड, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। राज्य में अधिसूचित व्रत में न्यूनतम पुलिस थाने होते हैं, कितने होते हैं ये रूल बुक में आप इनकी चीजें इसमें लिखी होंगी, ठीक है। तो ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, ये कितने हैं, 2 हैं। तो राज्य सरकार के जो है, तो अधिसूचित व्रत में न्यूनतम 2 पुलिस थाने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पुलिस थानों की यह संख्या क्षेत्रीय जो क्षेत्र होता है, क्षेत्रीय क्षेत्रफल के और जनसंख्या घनत्व के आधार पर तय की जाती है। कितनी एरिया में इसका एरिया कितना है, उसके बाद उस एरिया में जनसंख्या कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड किया जाता है, ठीक है। उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि 1 बनाम 2, मतलब वैसे तो वैसे 2 ही का है अभी यहाँ पे, ठीक है। पर वो क्या कहता है, क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार, घनत्व के आधार पर दिखाया जाता है, ठीक है, कि डेंसिटी कितनी है करके यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 45वां है, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा के अधीन आतंकवादी गतिविधि परिभाषित किया गया है। तो आतंकवादी गतिविधि को इस किस में यहाँ पे परिभाषित किया गया है, तो ये किया गया धारा 2 जेडी में, ठीक है। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं, ठीक है। तो कितने अध्याय देखने को मिलते हैं, ये मिलते हैं 12 अध्याय यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चंद्र शासन के समय कितने प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए गए थे। देखिए ये क्वेश्चन कल ही मैंने करवा रखा है बीएसडी वाली सीरीज में, आपने देखा होगा। तो 36 रकम 32 कलम वाली आपने अगर ध्यान से देखा होगा, 36 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 36 रकम 32 कलम के नाम से इनको जाता जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। 48वां है, उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है। तो उत्तराखंड में कब से है, तो यह है 1874 से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। हेनरी रैमजे के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ध्यान देखना है, क्योंकि इसका कारण ये था ना, तो जब चीज़ें बन रही थी पुलिस थाने वगैरह, तो यहाँ पे नंज वगैरह ने कहा कि उत्तराखंड की जो जनसंख्या, पहाड़ी लोग जो हैं, ठीक है, यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं, तो इनको कठोर एकदम पुलिस नहीं, इनको आज पुलिस चला दो। तो ये मतलब आसान था उस टाइम पे, ठीक है, लोग बहुत सीधे साधे थे, तो इसलिए इसको बना दिया गया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है। अगला है 49वां, निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के रूप में जाना जाता था। काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुमाऊं के राजा किसको यहाँ पे कहा जाता है, ये कहते थे सर हेनरी रेमजे कहते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान यहाँ पे रखना है, ठीक है। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो कुमाऊं का बेताज बादशाह भी इसको कहा जाता, क्या कहते हैं, कुमाऊं का बेताज बादशाह भी इसको कहा जाता था यहाँ पे। 50वां है, उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है। गरुड़ गंगा, पाताल गंगा, जाह्नवी, या फिर भिलंगना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे होता है जाह्नवी नदी का संगम होता है, ठीक है, लंका क्षेत्र में। कहाँ पर है, भागीरथी, ये उत्तरकाशी में देखने को मिलता है। मुचकंद गुफा स्थित है। तो मुचकंद गुफा कहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है आपकी बद्रीनाथ के पास देखने को मिलती है, बद्रीनाथ के समीप देखने को मिलती है। 52वां है, श्रीनगर में 1839 में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो ये क्या, कैप्टन हडसिस्टन के द्वारा यहाँ पे खोला गया था, ठीक है। तो लावारिस फंड के जो था उसके इसको शुरू किया। यह स्कूल जो था उस समय के शैक्षिक पिछड़ेपन को क्या है दूर करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास था। उस टाइम पे देखिए स्कूल वगैरह थे नहीं, लोग बहुत पिछड़े थे, ठीक है। तो ये स्कूल खुला, तो इससे क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट रूल ले गया वहाँ पे, ठीक है। और ये कैप्टन हरिस्टन के द्वारा इसको खोला गया, और गढ़वाल के शैक्षिक इतिहास में एक पहली शुरुआत इसको मानी जाती है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देख, 53वां है, निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। द्रोण सागर, भीमताल, सात ताल या फिर विष्णुताल। तो देखिए द्रोण सागर, सात ताल कुमाऊं के अंतर्गत देखने को आपको मिलते हैं, और तो यहाँ पे गढ़वाल की स्थिति के अंतर्गत यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो देखिए गढ़वाल में क्षेत्र में स्थित है बोल रहा है। द्रोण सागर तो ये आपका उधम सिंह नगर में, काशीपुर में मिलेगा, ठीक है। सात ताल ये नहीं ताल में आ जाएगा, भीमताल ये भी है, विष्णुताल ये रुद्र, जिसको बदानी ताल भी कहते हैं, रुद्रप्रयाग में, ठीक है, जिसको बदानी ताल भी यहाँ पे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 54वां है, बालपा में भूस्खलन किस वर्ष हुआ था। देखिए ये हुआ था आपका 1998 में होता है, ठीक है। 18 अगस्त 1998 होता है, कहाँ पे, पिथौरागढ़ में होता है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला है, नंदा राजजात तीर्थ यात्रा में कांसुआ के होमकुंड तक की दूरी कितनी है। तो ये है 280 किलोमीटर की हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध चंद्रबंदी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। चंद्रबंदी मंदिर जो है कहाँ पर है, वो देखने को मिलता है, चंद्रबंदी किस पर्वत पर है, ये चंद्रनम पर्वत पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अब ये थे हमारे 56 क्वेश्चन थे जो उत्तराखंड के थे, ठीक है, जैसे हमने पैटर्न देखा था। अब 14 क्वेश्चन जाएंगे, वो आएंगे स्टेट रिलेटेड, मतलब राज्यों से रिलेटेड, ठीक है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के बाद
उन्हें पदयुक्त करने की प्रशासनिक प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका क्या होती है? ठीक है, देखिए स्वयं निर्णय लेना, केवल सिफारिश करना, निलंबन करना या फिर कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें जो है ना निलंबन कर सकते। देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं ना नियुक्ति के बाद, ठीक है, उन्हें पदयुक्त करने में प्रशासनिक प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका क्या होती है? निलंबन करना। ठीक है, ये कहा जाता है कि जैसे अपॉइंट वगैरह कर लिया, तो अगर राज्य लोक सेवा आयोग को इनको हटाना है ना, तो वो राष्ट्रपति के उससे करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति इसमें एक्शन लेगा, राज्यपाल की यहाँ पे भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, आपको ध्यान से करना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो देखिए मैंने जब अगर पूरी तरह से हटाने के लिए तो राज्यपाल के पास पावर नहीं होती है। ठीक है, हाँ उनके पदयुक्त वगैरह कुछ चीजें चेंज वो करने में होती है, तो निलंबन कर सकता है मतलब, बट टोटली मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे हटा नहीं सकता है। ठीक है, उसके लिए राष्ट्रपति की पावर होती है, तो राष्ट्रपति हटा सकता है पूरी तरीके से। ठीक है, तो इसको ध्यान देना आप लोग। 58वां है, राज्य के मुख्य सचिव का सचिवालय और मंत्रिपरिषद के बीच समन्वयक के रूप में प्रशासनिक कार्य किस आधार पर परिभाषित किए गए हैं? ठीक है, तो किस आधार पर किए जाते हैं? ये किए जाते हैं कार्य संचालन नियम के अनुसार। ठीक है, तो कार्य संचालन नियम के अनुसार ये चीजें यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे दी हुई है? आर्टिकल 166 में इनके बारे में बातें दी हुई है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इनको इंपॉर्टेंट बन चुका है। चलिए आगे देखते हैं, राज्य विधान परिषद द्वारा धन विधेयक को रोकने की अधिकतम शक्ति सीमा क्या है? तो मनी बिल के बारे में अधिकतम सीमा यहाँ पे क्या कितनी है ये पूछा गया है, तो ये है 14 दिन के लिए। ठीक है, तो धन विधेयक के मामले में राज्य विधान परिषद की शक्तियां अत्यंत सीमित है। ठीक है, यदि परिषद में 14 दिन के भीतर क्या होता है, अगर कह सकता हूँ कि वापस ले आता है, ठीक है, विधेयक वापस करती है, तो उसे पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, 14 दिन के भीतर विधेयक पास नहीं होता करती है तो उसको पास मान लिया जाता है, और विधान परिषद केवल सुझाव दे सकती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, विधान परिषद का देखिए मनी बिल में पावर जो होती है ना, विधान मंडल की होती है। ठीक है, विधानसभा की होती है, विधान परिषद की यहाँ पे पावर कुछ भी यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, कुछ चीज अगर हाँ वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, बट वो कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बहुत जरूरी नहीं है विधानसभा माने इस चीज को। ठीक है, तो ये ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए इसमें तो पॉलिटी क्वेश्चन डाले हुए हैं, आई के जो पेपर बनाऊंगा ना उसमें बताऊंगा कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो 14 क्वेश्चन है इस टाइप से ही बनेंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश की पुंगूर गाय की नस्ल का सांस्कृतिक महत्व किस स्थानीय मंदिर परंपरा से जुड़ा हुआ है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा तिरुमला तिरुपति। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में एक पुंगनूर गाय की नस्ल है। ठीक है, तो विश्व में सबसे छोटी कुबड़ वाली गायों में से ये एक मानी जाती है, और इस नस्ल का क्या है, दूध अत्यंत पौष्टिक माना जाता है। इसका क्या है, इसका दूध जो है ना अत्यधिक पौष्टिक माना जाता है, जिसके कारण इसमें जो आपका तिरुमला तिरुपति देवस्थानम है ना, कि भगवान जो वेंकटेश्वर है, तो इसमें एक अभी उनको स्नान के रूप में कराया जाता है। ठीक है, इनको पवित्र स्नान के लिए लिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत भी। अगला है यहाँ पे तिरुवा तिरुवा थिका थिराकाली नृत्य किस राज्य में मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो ये क्या आता है, केरल के अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना। तो गोल घेरा वगैरह इसमें महिला क्या करती है, गोल घेरा दिए वगैरह चलाती है चारों तरफ से। ठीक है, इसमें नृत्य किया जाता है। तो देखिए 14 क्वेश्चन जो है ना वो यही है, जी के मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, उत्तराखंड के लिए कुछ भी पूछ सकता है उसमें। ठीक है, तो ये आर्ट एंड कल्चर का भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी स्टेट के बारे में कुछ भी आ सकता है उसमें। अभी प्रैक्टिस हम करेंगे तो धीरे धीरे आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछेगा करके। 62वां है, कुल्लू दशहरा का ऐतिहासिक आयोजन हिमाचल प्रदेश के किस विशिष्ट मैदान में किया जाता है? ठीक है, ये क्या आता है आपका, रोहतांग दर्रे के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुल्लू दशहरा जो नहीं, रोहतांग दर्रा नहीं हुआ, ढालपुर मैदान होगा। ठीक है, नॉट रोहतांग दर्रा बोल दिया मैंने। ठीक है, रोहतांग दर्रे में तो ये हो जाएगा ढालपुर मैदान। तो ढालपुर मैदान जो है हिमाचल के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे होता है, इसमें क्या होता है, यह उत्सव जो मनाया जाता है, तो वहाँ पे रघुनाथ मंदिर, एक भगवान रघुनाथ को समर्पित मंदिर है इसमें, मतलब उनके समर्पित रघुनाथ जो है भगवान है उनको समर्पित ही है। ठीक है, तो कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी के आसपास से क्या हुआ था, इसको बनाना शुरू किया, और राजा जगत सिंह के इनके द्वारा इसको शुरू किया गया था यहाँ पे। ठीक है, तो सभी गाँव के लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और क्या करते हैं, पालकियों में सवार होकर इकट्ठे होते हैं, पालकियों वगैरह में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो याद रखना आपको, जगह ढालपुर मैदान हो जाएगा। 63वां है, उड़ीसा के गतिपुआ नृत्य शैली में मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के कलाकार भाग लेते हैं? ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना, ये है आपका किशोर लड़के, तो इसमें किशोर लड़के भाग लेते हैं। तो उड़ीसा के गौतीपुआ नृत्य का अर्थ होता है गौती, मतलब इसे देखिए, इसको तोड़ के अगर देखते हैं तो गौती का मतलब होता है एक। ठीक, गौती का मतलब होता है एक, और पुआ मतलब होता है लड़का। ठीक है, तो एक लड़का कहने का मतलब है, तो ऐतिहासिक रूप से इसमें किशोर लड़के महिलाओं के बीच में सजकर नृत्य करते हैं, तो क्या होंगे, महिला के जैसे बनेंगे लड़के, और ये यहाँ पे नृत्य करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। 64वां है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित जोरवे संस्कृति का मुख्य भौगोलिक आधार क्या है? ठीक है, जोरवे कल्चर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका मेन आधार यहाँ पे क्या है ये बोला गया है, तो ये है आपका गोदावरी बेसिन है। ठीक है, तो जोरवे संस्कृति लगभग मानी जाती है कि ये 1400 से 700 ईसा पूर्व के, जो हम ताम्र पाषाण युग के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक संस्कृति थी यहाँ पे,
तो इसका नाम महाराष्ट्र के जो अहमदनगर जिला है, महाराष्ट्र के अंदर एक अहमदनगर जिला पड़ता है, तो उसमें जोरवे नामक स्थान है एक, ठीक है। तो वहाँ पे गोदावरी नदी की साधन नदी जैसे सहायक नदियाँ हैं जैसे, वहाँ पे बेसिन में देखने को यहाँ पे मिलता है। तो होता क्या है यहाँ पे कुछ बस्तियाँ वगैरह हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे बस्तियाँ मिली हुई हैं, अवशेष वगैरह मिले हुए हैं इस काल की उन्नत कृषि, और कहा था कि यहाँ पे बहुत अच्छी उन्नति कृषि होती थी, ठीक है। जब आप इंडस सिविलाइजेशन पढ़ते होंगे ना, हड़प्पा सभ्यता, तो वहाँ पर अगर आपने अच्छे से अगर पढ़ा हुआ है इसके बारे में, मतलब हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है, तो आपने कहीं न कहीं जोरवे कल्चर के बारे में, गोरवे संस्कृति के बारे में वहाँ पे पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्योंकि अवशेष वहाँ पे खेती-बाड़ी के अवशेष यहाँ पे देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। 65वां है, जम्मू और कश्मीर की वुलर झील के निर्माण का मुख्य भूवैज्ञानिक कारण क्या था? ठीक है, वुलर झील कहाँ पर है? पहले जम्मू एंड कश्मीर में है, तो ये था टेक्टोनिक गतिविधि, क्या थी? टेक्टोनिक गतिविधि के कारण बनाई गई, ठीक है। क्योंकि कहा था कि यहाँ पृथ्वी के ऊपरी परत के धँसने से हुआ था। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है ना, उसे ढकने से धँस गई नीचे, उसमें क्या हुआ? वुलर झील का यहाँ पे निर्माण हुआ, ठीक है। और यहाँ पे है झेलम नदी, इसी झील से बहती है, क्या है? जो झेलम रिवर है आपकी, वो इसी झील से यहाँ पे बहती है, ठीक है। 66वां है, असम के डिब्रू सेखोवा पारिस्थितिकी तंत्र की मुख्य विशेषता कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है भारत का सबसे बड़ा अर्ध सदाबहार वन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए जो आपका असम है ना, देखिए वहाँ पे क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, ठीक है। माजुली आइलैंड, रिवर आइलैंड है सबसे बड़ा वर्ल्ड का यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत असम में ही जो डिब्रू सेखोवा है, तो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या है, यहाँ पे आंध्र भूमि वगैरह है मुख्य, और अर्ध सदाबहार वनों के लिए भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध देखने को आपको मिलता है। यहाँ पे एक जंगली घोड़े और दुर्लभ पक्षियों की प्रजाति मिलती है, जंगली घोड़ा भी यहाँ पे देखने को मिलता है आपका, ठीक है। 67वां है, वारंगल के काकतीय राजवंश की वास्तुकला में सबसे प्रमुख तोरण का आधार क्या था? तो तोरण का आधार यहाँ पे क्या था? ये था ग्रेनाइट पत्थर की नक्काशी, ठीक है। तो क्या थी? ग्रेनाइट पत्थर की एक नक्काशी यहाँ पे देखने को मिलती है। ये तोरण जो है ना, अभी आप क्या है, अभी आप देखते हैं तो जो तेलंगाना है, ठीक है, तो तेलंगाना का ही क्या देखने को मिलता है? तेलंगाना का एक प्रतीक चिन्ह भी अभी बन गया अभी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। 68वां है, कश्मीर के ऋषि आदेश का सूफी संत परंपरा का प्रभाव किस स्थानीय संस्कृति को दर्शाता है? तो ये संत क्या होता है? कश्मीरी शैववाद को दर्शाता है। किसको? कश्मीरी शैववाद को। यहाँ पे संत नूनू मोहस थे एक, ठीक है, एक नूनू मोहस थे। तो इनके संतों ने शैव धर्म की करुणा की और सूफीवाद की मान्यता को जोड़कर एक अद्वितीय संस्कृति का स्वयं स्थापित यहाँ पे इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 69वां है, तमिलनाडु की कांचीपुरम सिल्क की विशेषता में जरी के मुख्य घटक क्या देखने को यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो जरी के मुख्य घटक की बात करें तो ये है शुद्ध रेशम और चांदी सोने का तार देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। 70वां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र का अल्फांसो आम, अल्फांसो होता है, ठीक है, अल्फांसो एक आम की प्रजाति होती है, किस भौगोलिक दशा के कारण अद्वितीय स्वाद है? देखिए 3-4 वेराइटीज हैं, देखिए एक अल्फांसो आता है, एक हापुस आता है, ठीक है, एक केसर आता है। ये तीन ये आई थिंक उत्तराखंड को कम आते हैं, ठीक है। और ये आम ना अप्रैल में स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर महाराष्ट्र गुजरात से कोई रहा होगा तो उस साइड में ये आम आता है, अल्फांसो आम हो गया, ठीक है। और वहाँ पे एक केसर आता है, एक हापुस आता है, ठीक है। ये काफी बड़े अच्छा मतलब टेस्ट वाला होता है, ठीक है। और अप्रैल मई में ही आ जाता है, जैसे अभी अपने यहाँ तो अभी आम चल रहे हैं, तो वहाँ ही पहले आ जाता है, ठीक है। तो इसकी दशा मतलब भौगोलिक दशा के कारण अद्वितीय स्वाद स्वाद अच्छा क्यों होता है इसका, ठीक है। इसका जो मेन कारण है ना वो है समुद्री नमक का युक्त आंध्र हवा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, समुद्र की हवा चलती है, आंध्र हवा चलती है, तो जो हवा रहती है, हवा में नमी रहती है, हवा में नमी रहती है, और क्या है वहाँ पे नमकीन स्वाद रहता है। तो हवा में पानी होने से क्या होता है, हवा में नमक होने से क्या होता है, इसका स्वाद बढ़ जाता है, ठीक है। तो कोकर कोकर खासकर हापुस मतलब अल्फांसो या फिर हापुस इसको कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है इसके बारे में, कोई क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, क्वेश्चन रिटर्न में बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखिए 70 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, जहाँ पे अपने 56 क्वेश्चन उत्तराखंड के किए और 14 क्वेश्चन हमने स्टडी के क्वेश्चन किए, ठीक है। अब हमारे आने वाले हैं आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें हम बात करेंगे जीएस देख लेंगे, ठीक है। हिंदी के क्वेश्चन मान सकते हैं, हिंदी क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। 14 क्वेश्चन हमारे आप हिंदी करेंगे यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश में सटी सिरमौरी बोली का प्रभाव उत्तराखंड की किस क्षेत्रीय बोली पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो ये ऑब्वियस सी बात है, अब उत्तराखंड ये है, हिमाचल है, तो यहाँ पे जौनसारी भाषा बोली जाती है, तो जौनसारी के अंतर ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो देहरादून के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से लगती है देहरादून की सीमा, और यहीं पे इस बोली का असर यहाँ पे देखने को मिलता है। उच्चारण में श्वास प्राणवायु की मात्रा के आधार पर ख घ छ झ आदि वर्णों को क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं महाप्राण। देखिए हमेशा 1 2 3 4 5, देखिए पहला आपका क ख ग घ ड़, दूसरे और चौथे जो होंगे ना हमेशा ये आपके महाप्राण होंगे। तो यहाँ पे बोला है ख घ छ छ, ये क्या होंगे? ये हमारे महाप्राण होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क 1 3 और 5 क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं, ठीक है। 73वां है, वर्तनी विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पहला आशीर्वाद, ये तो ठीक दिया हुआ है, श्रृंगार भी ठीक दिया है, उज्जवल भी ठीक दिया है, कवियत्री गलत दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि कवियत्री कैसे लिखते हैं?
कवित्री लिखा जाता है, कवयित्री लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था, एग्जाम में पूछा गया था, वीडियो के एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, अशुद्धि पूछा गया था। क्वेश्चन में ध्यान दिखा करिए, अशुद्ध पूछा या शुद्ध पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे पद पर व्याकरण की दृष्टि से क्या है, ठीक है। कछुआ धीरे चलता है, इसमें क्या है, धीरे धीरे क्या है, एक क्रिया विशेषण देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। 75 है, रेलगाड़ी शब्द उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार का है। रेल और गाड़ी, तो रेल क्या है, इंग्लिश शब्द है, तो रेल और गाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द हो जाएगा, गाड़ी आपका हिंदी हो जाएगा। तो जो दो शब्दों से मिलकर बनते क्या होते हैं, संकर शब्द होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, संकर शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। परोपकार की बात कर रहा है यहाँ पे, किसकी बात कर रहा है, परोपकार की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। इसमें कोई जगह परोपकार, तो गुण संधि की बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, गुण संधि की बात हो रही है। देखते हैं 77वां क्वेश्चन रहेगा, वह स्कूल गया और पढ़ने लगा, यह रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है। क्या कह रहा है, वह स्कूल गया और पढ़ने लगा, कैसा दिख रहा है, ये सिंपल दिख रहा है आपको, संयुक्त वाक्य है, क्योंकि और यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 78 है, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ठीक है। 9 2 11 होना क्या होता है, भाग जाना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मौके से भाग कर जाना या चंपत हो जाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट होने वाला है। आगे देखते हैं, सरकार द्वारा अपनी नीतियां या निर्णय जनसाधारण तक पहुंचाने हेतु समाचार पत्र को क्या जारी किया जाता है। प्रेस विज्ञप्ति, अधिकारी को चेतावनी पत्र, न्यायालय का आदेश या फिर अनुस्मारक। तो सरकार क्या करती है, सरकार इसके लिए करती है, आपको प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है, ठीक है। 80वां है, भारत में रेडियो और दूरदर्शन के स्वायत्त संचालन हेतु प्रसार भारती अधिनियम कब लाया गया, ठीक है। तो प्रसार भारती अधिनियम कब लेके आया गया था, ये लाया गया था 1997 में लेके आए थे इसको, ठीक है। चलिए 81वां है, राम की शक्ति पूजा नामक ओजस्वी और प्रसिद्ध लंबी कविता के रचिता कौन है यहाँ पे, ठीक है। नाम क्या है, राम की शक्ति पूजा, तो इसके कौन है, तो ये है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी हीरालाल जी हैं। 82वां क्वेश्चन है यहाँ पे, समाज की विसंगतियों पर करारी चोट करने वाले व्यंग विकलांग श्रद्धा का दौर। देखिए ये था, कहने का मतलब है कि समाज की विसंगतियों पर करारी चोट करने वाले व्यंग था एक, विकलांग श्रद्धा का दौर के लेखक कौन है, किसने लिखी हुई है, ठीक है। तो ये लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट बुक हो सकती है एग्जाम के लिए, ठीक है। ये है हरिशंकर परसाई जी की है, ठीक है। 83 है, जहां उपमेय में उपमान की कल्पित संभावना या उत्प्रेक्षा व्यक्त की जाए, जैसे मनु मानो जनु जानो, ठीक है। तो कौन सा अलंकार होता है, देखिए मनु मानो जनु मानो, अगर ये आपने पढ़ा होगा तो आप सीधे इसका आंसर करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 84 है, शब्द भंडार के अंतर्गत चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में कौन सा है, दिनकर, सुधाकर, भानु या फिर पावक। तो कौन सा होता है, तो ये होता है आपका सुधाकर है, ठीक है। देखिए ये 14 क्वेश्चन आपके हिंदी के भी कंप्लीट यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम रीजनिंग के। अब रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो अलग अलग क्या हुआ है, विषम अक्षर का समूह का चुनाव करना है, ठीक है। देखिए पहला, अगर हम सबके आपकी ना अल्फाबेट वैल्यू आपको पता यहाँ पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या रहे, TWUV, टी कितना होता है, इसका अल्फाबेट लिखेंगे, ठीक है, 20 होता है। डब्ल्यू कितना होता है, देखिए ये आपका 21 हो जाएगा। इसमें देखिए देखिए DMISCO देखिए इसमें एक चीज दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए HNLJ लिखा है ना, इसमें कोई भी यहाँ पे ना स्वर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें सभी व्यंजन दिख रहे हैं सभी, देखिए यहाँ पे क्या है, TW, देखिए इसमें है T, ठीक है। यहाँ पे देखिए O हो गया, ठीक है, यहाँ पे E हो गया, ठीक है। इसमें कोई भी स्वर यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो कहने का मतलब है HNLJ में क्या है, इसको छोड़ के बाकी सब में क्या है, अक्षर समूह में क्या है, एक स्वर आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 86 है, दिए गए विकल्प, प्रत्येक विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शुद्ध के अक्षरों को द्वारा प्रयोग करके नहीं बनाया सकता है। देख अब लिखा क्या है, कंसंट्रेशन लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पे पहले हमको कैंसिल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए CO, देखिए यहाँ पे CANCEL, यहाँ पे L है ना, देखिए इसमें कहीं भी ना L नहीं है, देखिए CONCENTRATION, तो ये अलग बनेगा। और को हम मैच कर देते हैं RA, देखिए R यहाँ पे है, A यहाँ पे है, TI, T भी है, I भी है, O भी है, N भी है, ठीक है, क्लियर है। नेशन की बात करें, देखिए N है यहाँ पे, ठीक है, A भी दिया हुआ है, ये आपका A भी है,
टी भी यहाँ पे दिया हुआ है, आई भी है, ओ भी है, ये भी ठीक है। ट्रेन में भी देखिए TRAN, यहाँ पे टी भी दिया है, आर भी दिया है, ए भी दिया है, आई भी दिया है और एन भी दिया है। इसका मतलब ये कैंसिल वाला पहला हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि एल यहाँ पे एक्स्ट्रा था इसमें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 है यहाँ पे, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को बता रहा है, ठीक है। जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे क्या आएगा कह रहा है, देखिए पहले देखिए एक अल्फाबेट नंबर देखिए 1 3 फिर 8 हो रहा है फिर 19 हो जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें हो क्या रहा है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला आया आपका 1 था, फिर ये 3 हो गया था, इसमें क्या किया इसने +2 किया, ठीक है, क्लियर है। देखिए 1 से 3 हुआ तो इसने क्या किया, देखिए 1 इंटू 2 + 1 किया, ठीक है। अगले वाले में ऐसे हम क्या करेंगे, अगले वाले में हम करेंगे, हमको 3 दिया हुआ है ना, 3 इंटू 3, ठीक है, +2, 3 दूनी 6 इंटू 2 ही करेंगे +2, तो 8 बन गया हमारा ये वाला। अगले वाले में हम क्या करेंगे, अगले वाले में हम करेंगे जो हमको यहाँ पे 8 दिया हुआ है ना, तो 8 गुणा 2 + 3, यहाँ पे +1 किया, +2 गया, यहाँ +3 गया, मल्टीप्लाई 2 ही करना है हमको, ठीक है। इस देख रहे हैं सही बनेगा तो इसको करेंगे, तो 8 दूनी 16 3 19, ठीक है, 19 बना हुआ है, बिल्कुल सही, मतलब सेम हमको अगले वाले में करना है। तो अगले वाले में क्या करूँगा मैं, 19, ये जो 19 दिया हुआ है इंटू 2 प्लस, अब यहाँ पे 3 प्लस का यहाँ 4 प्लस करेंगे, तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, प्लस 4 ऐड करेंगे तो इसमें हमारा ये 42 आएगा। तो 42 कहाँ पर है, देखिए 42 यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, इन दोनों में 42 है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, देखिए के की अल्फाबेट वैल्यू है ना, के हमारा कितना होता है 12 होता है, ठीक है, नहीं 11 हो जाएगा, ठीक है, नॉट 12, 11 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना होता है, ये हमारा एम होता है, ठीक है, 13 होता है, फिर ओ दिया हुआ है, फिर क्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो अगला जो अल्फाबेट आना चाहिए हमारा, वो आना चाहिए हमारा यहाँ पे ऐसा आना चाहिए, ठीक है, ऐसा आएगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। इनकी अल्फाबेट लिखो 11 13, जैसे इसकी आ जाएगी 15, फिर क्यू की कितनी 17 हो जाती है, तो देखिए 11 13 15 17, अगला 19, 19 में क्या होता है हमारा एस होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला मैच बनने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला ही मैच कर लो, F6 होता है, ये 5 होता है, ये 4 होता है, ये 3 होता है, तो अगला 2 बनना चाहिए, तो 2 में कौन सा बी आना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है बी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 87 राइट हो जाएगा। 88 कह रहा है, एक लड़की का परिचय देते हुए एंथनी ने कहा कि वह मेरी मौसी की माँ की बेटी है। लड़की एंथनी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ब्लड रिलेशन क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है, ये कोई लड़की है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई लड़की है का परिचय देते हुए एंथनी ने कहा। अब यहाँ पे कोई एंथनी होगा एक, ठीक है, ये एंथनी बना हुआ है। एंथनी ने कहा कि वह मेरी मौसी की माँ, वह मेरी मौसी, तो इसकी जो मम्मी होगी, एंथनी की जो मम्मी होगी, ठीक है, उसकी बहन मौसी हो जाएगी, ठीक है, उसकी माँ की बहन क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी। और वह मेरी मौसी की माँ क्या हो जाएगी, इसकी एंथनी की दादी हो जाएगी, क्योंकि इसकी मम्मी की, ये इसकी मौसी है तो इसकी मम्मी ये इनकी माँ हो जाएगी, मतलब इसकी एंथनी की नानी हो जाएगी, ठीक है। माँ की बेटी है, ठीक है, तो माँ की बेटी है, समझ रहे हो, माँ की बेटी है, ये क्या है, ये बेटी है यहाँ पे, ठीक है। जो लड़की थी वो क्या है, बेटी है, ठीक है। लड़की एंथनी से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़की एंथनी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली भाई बहन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे बहन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। पूछा क्या है, लड़की एंथनी से क्या लग जाएगी, एंथनी की ये बहन लग जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ नहीं था, सिंपल था, सिंपल कहा था हमने, एक लड़की को बनाया, यहाँ पे एंथनी को बनाया। अब क्या था, एंथनी ने कहा वह मेरी मौसी, तो इसकी माँ जो होगी एंथनी की माँ की बहन क्या होती है, मौसी होती है, मौसी की माँ। अब मौसी की माँ होगी और चाहे एंथनी की मम्मी की माँ होगी, दोनों नानी, इसकी नानी होगी वो, ठीक है। मौसी की बेटी, अब मतलब ये कह रहा है कि इसकी बेटी ये हो जाएगी, इसकी बेटी ये हो जाएगी, मतलब दोनों इसकी बेटी है, इसका मतलब है ये दोनों क्या है यहाँ पे भाई बहन है, एंथनी और ये। क्लियर है, अब क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और थोड़ा चीजें ध्यान से करनी होती है, ठीक है। चलिए अगला देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। 89 कह रहा है, 6 मित्र एक वृत्ताकार स्थिति में बैठे हुए हैं, वे सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सिंपल एक इस टाइप से फिगर बनाएंगे कि जो 6 लोग बैठे हैं, ठीक है, तो हमेशा इस टाइप से बनाइए, ठीक है, ये 6 लोग बैठ गए हैं। अब वृत्त की ओर दिखे हैं, तो वृत्त की ओर जब बैठे हैं तो इनका मुंह अंदर को होगा, तो ये लेफ्ट हो जाएगा, इधर को राइट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से
फिर से अच्छे से चीज़ों कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ड्रॉ किया ऐसे और 6 लोगों को यहाँ पे बैठा दूंगा मैं। ठीक है, चलो बढ़े। अब क्या रहा है, वे सभी केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, कनक सोना के दाएं ओर तीसरे स्थान पर है। अब जो यहाँ पे कोई कनक बैठा है, ठीक है, इस कनक को हम बैठाएंगे, यही बैठा दो, ठीक है, कहीं भी बैठा दो, यहाँ कनक बैठा है हमने। अब कनक यहाँ पे बैठा है, तो कनक सोना के दाएं कह रहा है, ठीक है, सोना के दाएं, 1 2 3, तो सोना को हम यहाँ बैठा लेते हैं, तो सोना का दाया हो जाएगा ना, ये वाला सोना यहाँ को मुकर अंदर को मुकर के बैठी हुई है, तो ये हो जाएगा कनक, ये हो जाएगी ये यहाँ पे सोना है। कपिल मणि के ठीक बगल में है। अब कपिल क्या है, मणि के बगल में है। अब कपिल को यहाँ बैठाओ, चाहे यहीं बैठा देता हूँ मैं, यहाँ कपिल बैठा दिया, यहाँ मैंने मणि को बैठा दिया है, ठीक है, ये चेंज हो सकता है, पर अभी यहीं बैठा रहा हूँ मैं, अगर सही नहीं बैठा तो। गोल्डी मणि के दाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है, तो क्या कह रहा है, गोल्डी मणि के दाएं कह रहा है, हाँ, गोल्डी मणि की, ये मणि है तो इसका दाया यहाँ पे गोल्डी हो जाएगा, ठीक है। और सोना कपिल और सुरेश के ठीक बगल में बैठी है, तो सोना क्या यहाँ पे बैठी है, सुरेश यहाँ पे किसका बोला है, कपिल, सुरेश के बगल में कपिल, ये कपिल है, तो यहाँ पे सुरेश, क्योंकि ये आपकी कौन थी, ये आपकी सोना थी। बस हमारा फिगर बन गया है। अब जो पूछा है वो करिए। तो गोल्डी के दाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है, तो गोल्डी के दाएं कौन बैठा है, सुरेश बैठा है ना, गोल्डी के दाएं ये आपका सुरेश था, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, सुरेश यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए। यदि 28 मई 2015 को गुरुवार था, तो 24 अप्रैल 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे कर देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ मेरे यहाँ पेन ने काम करना बंद कर दिया है। चलो चलो इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो नहीं रहा है। चलिए कोई नहीं, इस क्वेश्चन को हम फिर दोबारा कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चल नहीं रहा है पेन का, ठीक है। हाँ कोई नहीं, चलिए इसको देख लेते हैं, अगले वाला 91 देख लेते हैं। दिए गए प्रत्येक में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बताना है, ये वाला कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए पहला हमारा क्या दिया है यहाँ पे, 260 132 68 36 20, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे 200, यहाँ पे देखिए 20 है ना, तो ये 20 कैसे बना है, 36 कैसे बना हुआ है। तो एक चीज ध्यान देखना, 260 ही अगर हमको दिया हुआ है यहाँ पे, तो अगर 260 में मैं 2 से भाग, ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, 260 अगर हमको दिया है यहाँ पे, ठीक है, पेन नहीं चल रहा है मेरा, ठीक है, 260 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 130 हो जाएगा, ठीक है, और इसमें प्लस 2 करेंगे हम, तो 132 आ रहा है। तो सेम में 132 दिया है, तो हम 68, 132 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 66 आएगा, और 66 में अगर प्लस 2 करेंगे तो 68 आ जाएगा। तो सेम में यहाँ पर वही करना है। तो ये जो 20 था, इसको क्या करेंगे, 20 को आप 20/2 करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा, इसे प्लस 2 करेंगे तो 12 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पे कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। सेम वे इसको भी देख सकते हैं, 36 दिया है, तो 36 इंटू यहाँ पे क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 में मैं 2 ऐड करूंगा, थोड़ा एडजस्ट करना आप लोग, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है, बट लास्ट क्वेश्चन बचा था, जैसे अभी होना था इसको भी, ठीक है। तो 2 ऐड करेंगे तो 20 बनेगा, तो देखिए 20 ही बना था ये, ठीक है। तो वही था, डिवाइड बाई 2 प्लस 2 कर देना है। क्लियर है, चलिए अब तो इसके बाद आगे देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 2 क्वेश्चन और आएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्योंकि 84 से कर रहे थे ना हम लोग, 85 से 92, हाँ 8 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। तो यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब यहाँ देखिए सेम बनेगा, देखिए ये तो बनेगा नहीं, ये वाला बनेगा नहीं आपका, ठीक है। इसके बाद एक चीज देखना, जो ये वाला साइड है ना, ये इधर चले जाएगा दर्पण में, ठीक है। और इसके बाद आगे देखेंगे तो ये वाला हमारा, ये इधर चले जाएगा ये वाला, तो ये वाला इधर आ गया है, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा बनने वाला है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान यहाँ पे
देना है। चलिए अब हमारे यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, पेन भी ठीक हो जाएगी, हाँ ठीक हो चुका है। चलिए, सीडी, डीवीडी और ब्लू-रे डिस्क डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्टिकल लेजर तकनीक का किया जाता है। ठीक है, तो सीडी, डीवीडी और ब्लू-रे डिस्क डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए ऑप्टिकल लेजर तकनीक का उपयोग करती है, जिससे क्या करते हैं हम डिस्क की सतह पर, जो डिस्क होता है ना, उसकी सतह पर पिट्स एंड लेंस जो होता है, ठीक है, तो लेजर बीम डाली जाती है, जिससे क्या करता है वो चीजों को यहाँ पे तरंग दैर्ध्य के माध्यम से अपनी नीली बैंगनी लेजर से उपयोग करके डेटा को संग्रहित कर लेता है। ठीक है, 94 कह रहा है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्ली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1940 पहली पीढ़ी का 1940 से 1956 के आसपास जो पहला कंप्यूटर आपका आया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड में एक नया पेज ब्रेक डालने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग का उपयोग किया जाता है? इसका यूज करते हैं कंट्रोल एंटर का। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपके यहाँ पे जो पेपर ये है, या कंप्यूटर का पेपर ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग वगैरह मांगी हुई है। 96 है ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, ग्राफिकल इंटरफेस। ठीक है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है आपका। 97 है कंप्यूटर नेटवर्किंग में वह कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग दो अलग अलग नेटवर्कों को एक साथ जोड़ने और डेटा पैकेज को सही दिशा में भेजने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग करते हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, रिपीटर का, मॉडेम का, राउटर का, या फिर हब का। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये किया जाता है आपका राउटर का करते हैं। ठीक है, राउटर भी लगाते हैं, आप लोग भी घर में अगर वाईफाई लगा होगा तो आपने देखा होगा। स्प्रेडशीट प्रोग्राम एमएस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन इंटरसेक्शन को, ठीक है, जो इंटरसेक्शन होता है को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर कभी हम देखते हैं इस चीज को, इसको कहता है सेल कहा जाता है। क्या कहता है? सेल इसको कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। डिजिटल दस्तावेजों को साझा करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले पीडीएफ प्रारूप का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन है उस हानिकारक सॉफ्टवेयर मेलवेयर को क्या कहा जाता है जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को लॉक कर देता है और या उसकी फाइलों को इंक्रिप्ट कर देता है और फिर उन्हें अनलॉक करने के लिए पैसे फिरौती मांगता है? तो इसको क्या कहते हैं? जैसे बहुत बार ना आपने देखा होगा, ये बीच में न्यूज में भी था काफी ज्यादा, क्योंकि यहाँ से ना ये क्वेश्चन कहा पूछा गया। इसमें क्या होता है, एक मेलवेयर के रूप में आपको सिस्टम को हैक कर लिया जाएगा। ठीक है, उसको रैनसमवेयर कहते हैं, फिर आपसे पैसा वगैरह मांगा जाएगा, फिर उसके बाद ये आपको छोड़ा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्लियर है। 101वां क्वेश्चन है चार बौद्ध संगतियों को उनके आयोजन स्थलों के कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है। वैशाली, राजगृह, कुंडरवन और पाटलिपुत्र, इन चारों को यहाँ पे अरेंज करना है। ठीक है, देखिए पहला आपका राजगृह हो जाएगा, पहली ये वाली हो जाएगी। दूसरे में आपका जो था वो था आपका यहाँ पे वैशाली में सेकंड हुई गई। तीसरी कुंडर तीसरी कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी कहाँ पे हुई थी आपकी? ये हुई थी कुंडरवन में, कश्मीर में। ठीक है, पाटलिपुत्र। ये इसमें ऐसे भी याद रख लो कौन कौन शासक थे, अकाक करके याद रख लो। ठीक है, अका अक। ठीक है, अका अक। देखिए अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये चार बौद्ध संगतियां जो हुई थी। ठीक है, अब इनके अध्यक्ष कौन थे वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, वसुमित्र किस में था, मुग्ध किस में था, ये अलग अलग पूछा जाता है, इसको याद कर लेना एग्जाम में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा कौन था? राजगीर दो, दो एक, दो एक, चार, दो चार तीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन काफी आप पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 102वां क्वेश्चन है सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए थे? सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसको देखने को मिले? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे अधिक सुल्तानों ने अधिक तो भयंकर मंगोल आक्रमण हुए। ठीक है, क्योंकि ये टाइम पीरियड ऐसा था जहाँ पे अटैक हो ही रहे थे। ठीक है, तो मंगोलों ने खिलजी शासकों के सल्तनत में बार बार चढ़ाई की थी। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए कितना धन आवंटित करने का प्रावधान था? देखिए 1813 का जो एक्ट आता है तो उसमें 1 लाख रुपए खर्च करने की बात चल कही जाती है, बट ये 1 लाख रुपए खर्च होता नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहते हैं कि 1 लाख खर्च होगा, बट ये किया नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट यहाँ पे हो जाएगा। तो 1813 का ये एक्ट था।
तो इस एक्ट में कहा गया था कि सरकार कंपनी, जो उस टाइम कंपनी का शासन था, तो कंपनी हर साल क्या करेगी, 1 लाख रुपए भारत के विद्वानों प्रोत्साहन की राशि, साहित्य के क्षेत्र में जो काम करेगा उसको देगी। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये क्या कहने की बातें थी, ठीक है, तो आपको याद रखना है। 104वां क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान मुंबई से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। तो पहला समाचार पत्र यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, तो बॉम्बे टाइम्स, तो बॉम्बे को निकल, बॉम्बे बॉम्बे कुरियर, बॉम्बे मुंबई मिरर, या फिर बॉम्बे हेराल्ड, तो इसमें से ये कौन सा था, तो ये था बॉम्बे हेराल्ड था, ठीक है। तो औपनिवेशिक काल के दौरान मुंबई से, जो मुंबई कह सकते हैं तात्कालिक उस टाइम पे जो बॉम्बे था ये, ठीक है, तो इसमें से प्रकाश वाला जो समाचार पत्र था वो बॉम्बे हेराल्ड था, ठीक है। ये कब हुआ था, ये हुआ 1789 में ये शुरू हुआ था, ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये समाचार पत्र में उस समय क्या था कि जो ब्रिटिश व्यापारी समाज के लिए सूचना एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता था, ठीक है, समाज के लिए भी और सबके लिए, तो इसलिए कहा था कि मुंबई से ही पत्रकारिता की शुरुआत यहाँ पे मानी जाती है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं 105वां, निम्न में से किस स्थान को 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दे दिया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरे बम्बई को यहाँ पे दे दिया गया था, ठीक है। तो 1661 के आसपास जब आप पढ़ते हैं, जब यहाँ पे पुर्तगाल की राजकुमारी, इसका नाम था कैथलीन ऑफ ब्रेगेजा का, ठीक है, तो इंग्लैंड के विवाह के चार्ल्स दूसरे से यहाँ पे विवाह इनका हुआ था, ठीक है, तो इनके दहेज के रूप में दे दिया था, और कहा गया था कि तो यहाँ पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होगी वो 10 पाउंड के आसपास वार्षिक किराए पे सौंप दिया गया था यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 10। चलिए आगे देखते हैं। एक छठा क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को मुगल सम्राट के रूप में कहाँ ताज पहनाया गया था, ठीक है। देखिए मिडल हिस्ट्री से क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका कालानौर पंजाब में, ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है 107वां, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के अंत में किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। देखिए 3 आंग्ल मराठा वॉर हुई थी, ठीक है, तो उसमें कह रहे हैं कि जो लास्ट वाली जो पहली आंग्ल वॉर हुई थी, तो इसका जो अंत हुआ वो कौन संधि से हुआ था, ठीक है, इस संधि के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो सालावाई की संधि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो आपके कर्नाटक वॉर है या मराठा वॉर है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप इनको अच्छे से एक बार कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। 108वां है, बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिरी थी जिससे शीत युद्ध के अंत का प्रभावी संकेत मिलता है, ठीक है, तो बर्लिन, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री आपके सिलेबस में यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, तो ये है आपका 1989, ठीक है, तो बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिरी थी जिसमें शीत युद्ध के अंत का प्रभाव, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होने वाला है, ठीक है। 109वां है यहाँ पे, देखिए सूची दी हुई है और कुछ हमको राज्य दिए हुए हैं, ठीक है, तो मैग्रो स्थल दिए हुए हैं, ठीक है, जो मैग्रो जो है वो दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा राज्य में कौन सा मैग्रो क्षेत्र यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। देखिए पहला यहाँ पे गया हुआ है करिंगा, ठीक है, जो करिंगा है ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, नहीं ये आपका महाराष्ट्र में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, तो फर्स्ट का तो यहाँ पे 4 रहने वाला है। इसके बाद है वेमनाड, देखिए वेमनाड आप काफी ज्यादा न्यूज में देखा होगा वेमनाड के बारे में, केरला, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो आपके लीडर ऑपोजिशन है ना, ठीक है, तो वायनाड वेमनाड ये सब वहीं से है, ठीक है, ये आपका केरल से ही है, कौन थे आपके, राहुल गांधी, ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये याद करने के लिए, क्योंकि आप न्यूज में सुनते हैं तो ऐसे जो वेबनाड हो गया, वायनाड हो गया, ऐसे नाम केरला के अंतर्गत, मतलब याद कराने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगला है आपका पुलकित लेक, ठीक है, तो पुलकित लेक ये कहाँ पर है, देखिए बार बार आप पढ़ते हैं पुलकित लेक के बारे में, ये आपका तमिलनाडु में देखने को मिलती है, तो आपका ये 2 हो जाएगा। और विक्रोली आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, मैग्रो एरिया क्षेत्र है, ठीक है, इसको याद रखना। तो 4-3-2-1 समुद्र किनारे, जो समुद्र वाला एरिया है अपना, इसके जरिए जो मैग्रो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, सुनामी के लिए काफी इंपोर्ट माना जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, जड़ को पकड़ लेता है, मिट्टी को अच्छे से, उसकी जड़ें जो होती है ना वो अच्छे से पकड़ लेती हैं, तो सुनामी के टाइम पे बाई चांस सुनामी वगैरह आती है तो उससे क्या होता है, तट वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पे क्षरण कम होता है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल आप यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन बनते एग्जाम में तो बार बार आपको इन पे ध्यान देना है, ठीक है, और क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा अगर कहाँ पर है मैग्रो क्षेत्र, तो आप गुजरात में देखने को मिलता है, ठीक है, गुजरात और वेस्ट बंगाल, इसको याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। अगला देखते 110वां, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है। देखिए माल्थस ने 2 थ्योरी दी थी, एक इनने कहा था जो जनसंख्या है वो ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है, ठीक है, और दूसरा इन्होंने बोला कि अंकगणितीय जो खाद्य वगैरह चीजें हैं वो अंकगणितीय उसमें बढ़ती हैं, ठीक है, तो ज्यामिति में जाती हैं तो रैपिडली डबल ट्रिपल होती चलती है वो जनसंख्या, तो इनका जो है निराशावादी सिद्धांत था, कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो मार्क्स का जो सिद्धांत था वो कैसा था, एक निराशावादी सिद्धांत था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा, देखिए इनने बोला था जनसंख्या नियंत्रण सर्वाधिक प्रभावी क्या है, जन्म नियंत्रण, तो इनने बोला था, तो थॉमस ने
जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, दो प्रमुख उपाय, एक इनने कहा निवारण उपाय और एक कहा इनने प्राकृतिक उपाय, दो दिए थे, ठीक है। एक एक दिया था इनने आपको, जो दिया निवारक दिया था, और एक इनने प्राकृतिक दिया था, ठीक है। जैसे मालथस ने निराकरण उपाय में क्या कहा, निराकरण में कहा कि जो संयम है, विलंबित विवाह है, परिसर है, इनमें क्या हुआ, जन्म नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक जीवोम नहीं है, जीवोम नहीं है कह रहा है, ठीक है। रेगिस्तान, घास का स्थल, पारिस्थितिकी तंत्र या फिर टुंड्रा। तो इसमें से कौन सा नहीं देखने मिलता है, ये पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो जीनोम यहाँ पे नहीं है। बाकी रेगिस्तान, टुंड्रा हो गया, घास का स्थल, ये क्या है, जीनोम में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 112वां, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत अधिकतम बोला गया है, ठीक है। तो ये किसकी थी, तो ये थी चंडीगढ़ की। देखिए ध्यान देना, केंद्र शासित पूछा है, ठीक है, इसलिए चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है, स्टेट नहीं पूछा है। 113वां है, महासागरीय गर्त दिए हुए हैं और यहाँ पे इनकी अवस्थी दी हुई है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से आता ही आता है, ठीक है। इस बार तो आई थिंक 2 से 3 भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है इस बार। अब देखिए, अगर हम पहला बात करते हैं, ठीक है, पहला यहाँ पे दिया हुआ है, टोंगा दिया हुआ है, ठीक है। तो टोंगा कहाँ पर है, टोंगा दक्षिणी अटलांटिक अटलांटिक में आता है, ठीक है। तो ये आपका 4 होने वाला है। इसके बाद है चैलेंजर, तो चैलेंजर के बारे में बात करें, जो गर्त है आपका, ठीक है। चैलेंजर कहाँ पर है, चैलेंजर आपका दक्षिणी प्रशांत में है, ठीक है। तो ये आपका 1 हो जाएगा। अगला है रोमांसी, ठीक है। रोमांसी कहाँ पर है, तो रोमांसी जो देखने को मिलता है वो मिलता है आपका उत्तरी अटलांटिक में, ठीक है। तो ये आपका 2 हो जाएगा। और नरेश ये आपका उत्तरी प्रशांत में हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक में हो जाएगा। तो ये आपका 3rd हो जाएगा। तो 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर डी 4 1 2 3 आपका राइट यहाँ पे होने वाला है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। 114वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय द्वितीय क्षेत्र में सबसे बड़े पैमाने के उद्योग का उदाहरण है। देखिए प्रथम क्षेत्र, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पहले में आपका कृषि आता है, सेकंड में आपका विनिर्माण सेक्टर आता है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, थर्ड में आपका सर्विस सेक्टर आता है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि द्वितीय क्षेत्र में बड़े पैमाने के उद्योग, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सी होंगी, ये होंगी कारखाने और मिलें होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आपका हो जाएगा। 115वां है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। जो जनसंख्या, जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, जो विजय की जैसे हम लोग भारत को देखते हैं, उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड में कितनी है, 189 है। 2021 के अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग, 2001 के अकॉर्डिंग कितनी थी, 159 थी। ये 30 बड़ी थी, ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। डेंसिटी होती क्या है, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसी को डेंसिटी कहते हैं। अब इसी के साथ ही अगर हम भारत के पक्ष से बात करें, तो भारत के में देखें तो ये आपकी 382 है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक स्क्वायर किलोमीटर में ये, और सबसे ज्यादा कहाँ पे रहते हैं बोलेगा, सबसे ज्यादा रहते हैं वो कहाँ पे है, बिहार में रहते हैं, जहाँ पे एक स्क्वायर में 11,000 के लोग आसपास रहते हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली हो जाएगा, और वैसे आप देखा जाए तो स्टेट में कौन सा है, ये आपका बिहार रहने वाला है, ठीक है। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली याद रखने होते हैं, ठीक है, इनमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं होती है। तो यहाँ पे बोला गया कि जनसंख्या घनत्व का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, तो कौन करेगा, देखिए पहला कह रहा है किसी देश की कुल जनसंख्या नहीं, प्रति वर्ष जन्मों की संख्या नहीं, हाँ प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, मैंने बताया ना कि स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, ठीक है, उससे निकालते हैं यहाँ पे। और उत्तराखंड में बात करूँ, सबसे ज्यादा कम डेंसिटी कहाँ पर है, यह 48 के आसपास, कहाँ पर है, उत्तरकाशी में सबसे कम लोग यहाँ पे रहते हैं, डेंसिटी यहाँ पे सबसे कम देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा कहाँ को मिलती है, सबसे ज्यादा हरिद्वार में मिलती है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, इनको याद रखना आप लोग। आगे देखते हैं 116वां है, फिलीपींस और वियतनाम के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थित है। अब किसकी बात कर रहा है, फिलीपींस की बात कर रहा है और वियतनाम की बात कर रहा है, ठीक है। जो अभी इंडिया का मैप है, आप जब इस साइड आएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिलीपींस वगैरह मिलेगी, यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये किसके सागर के में स्थित है, ये पूछा गया है, ये है आपके दक्षिण चीन सागर में, ठीक है। ये आपका चाइना वाला रीजन हो गया है, ठीक है, इसको याद रखना इस टाइप से। तो ये आपका यहाँ इस टाइप में, तो ये नॉर्थ क्या है आपका, चाइना सी है, ठीक है, दक्षिण साउथ चाइना सी, ठीक है, इसको याद रखना, क्योंकि देखिए साउथ चाइना सी में ना काफी ज्यादा वर्चस्व है किसका, आपका ये चाइना का, ठीक है। तो यहाँ पे अभी चीजें चल भी रही हैं, तो इसको आपको ध्यान यहाँ पे देखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, एसडीजी इंडेक्स इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनेगा कि संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कह रहा है। देखिए 2030 से पूर्व ही एसडीजी 1 की लक्ष्य प्राप्त, देखिए 17 जो सस्टेनेबल गोल है ना, ठीक है, भूखमरी को खत्म करना है, गरीबी को खत्म करना है, ठीक है, एजुकेशन को अच्छा बनाना है, इक्वल सबके लिए क्या करना है, इक्वलिटी रखनी है, समानता की बात रखनी है, अच्छा एजुकेशन देना है यहाँ पे, अच्छी क्लीन वाटर रखना है, क्लीन लैंड रखना है, ठीक है, ये चीज इनोवेशन के ऊपर काम करना है, ये सब चीजें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, 2030 तक पूरे करने हैं। अब इसी में बोला गया है कि स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है कि कौन सा इसमें से सही बोला गया है, ठीक है। देखिए
पहला क्या है, 2030 से पूर्व ही सस्टेनेबल एक जो है लक्ष्य की प्राप्ति, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी राज्य को आकांक्षी सहित 4 श्रेणी में बांटा गया है, नहीं ये भी नहीं है। 0 से 100 स्कोर के आधार पर राज्यों का 4 स्पष्ट श्रेणी में, हाँ देखिए आपने देखा होगा ना 2023 का रिपोर्ट आई थी, उसमें संयुक्त रूप से केरल और उत्तराखंड ये नंबर 1 पे थे। उनकी पोजीशन कितनी थी, जो आपका पॉइंट थे वो कितने थे, स्कोर 79 था। उत्तराखंड का 79 है ना, और केरल का भी है। तो यही बोला गया कि देखिए स्कोर को आधार पर राज्यों को श्रेष्ठ, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। अगला क्या है, सभी 17 गोल राज्यों पर नहीं, सभी 17 राज्यों पर मूल्यांकन के आधार पर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट होने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसकी जो 4 श्रेणियां है वो कौन कौन सी है। एक पहली है आपकी आकांक्षी श्रेणी, जिसमें पॉइंट आपका आता है 0 से 49 देखते हैं आकांक्षी श्रेणी में, ठीक है। दूसरा आपका आता है यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन में, अच्छा प्रदर्शन में 40 से 64 तक देखते हैं नंबर मिलते हैं, जिसके नंबर रहेंगे उसके दिया जाएगा। एक आकांक्षी बोला जाएगा जिसने 59 किया, ठीक है। अगला वाला आपका 50-64 बनेगा, अग्रणी राज्य बोलेगा जिसके कहते हैं ना अग्रणी राज्य में कौन, नीति आयोग के अकॉर्डिंग। तो इसका पॉइंट हम देखते हैं 65 से लेके 99 तक देखते हैं, ठीक है। और 100% की लक्ष्य जो प्राप्त करता होगा वो अभी कोई है नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना उत्तराखंड और केरल 79 पॉइंट के साथ थे करके यहाँ पे मैंने बताया, तो अभी 100 नहीं पहुंचे, मतलब तो उत्तराखंड कौन सी में आएगा, तो 79 है। तो जब आपको मैंने बताया कि 79 किस में आता है, तो जो 60 अग्रणी राज्य, ठीक है, अग्रणी जो राज्य हैं वो मैंने बताया आपको 64-65 से लेकर 99 तक है, तो इसका मतलब है उत्तराखंड इसी में आएगा, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। 188 है, नीति आयोग की अपेक्षाकृत नई संगठनात्मक व्यवस्था के तहत गठित क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है। देखिए जो रीजनल काउंसिल होती है ना, इसकी अध्यक्षता कौन करता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकता है, ठीक है। तो ये करते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री एक्स ऑफिशियो होते हैं, या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति, तो ये करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट होने वाला है। क्लियर है, चलिए आके देखते हैं। 119वां है, इनमें से कौन माल और सेवा कर परिषद के अध्यक्ष है, ठीक है। देखिए किसकी बात कर रहे हैं, जीएसटी परिषद की बात कर रहे हैं। तो कौन होते हैं, ये आपके वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री। अभी कौन है, निर्मला सीतारमण है, तो वो इसको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में दिया कहाँ गया है, आर्टिकल 79E में दिया गया है, ठीक है। देखिए 1 जुलाई 2017 से लेके यहाँ पे आपका जीएसटी शुरू हो गया था भारत में, ठीक है। और अभी आप लास्ट ईयर आपका 22 सितंबर से लेके 22 सितंबर 2025 से लेके जीएसटी की जो है 4 0 5 12 18 28 थी ना, अब वो 2 हो गई है, ठीक है। अब आपका जो है वो एक 5% है, एक 18% है। और हाँ, जो लग्जरी वस्तुएं हैं उसमें आपका कितना हो गया है, 40% हो गया। जो लग्जरी गाड़ियां जो होंगी या फिर तम्बाकू वगैरह उसमें 40% है, ठीक है। तो याद रखना है, दरें चेंज हुई हैं, तो एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग पूछा रहा है, तो वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है 120वां, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, ठीक है। तो परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित है, ये काफी ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो किसके लिए है, ठीक है। तो ये है जैविक खेती, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन करने के लिए, और जो आपकी ऑर्गेनिक जो मृदा है, मृदा की जो स्वास्थ्य है, ठीक है, मृदा की चीजों को बढ़ाने के लिए ये यहाँ पे शुरू की गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो इससे क्या होगा, जो किसान वगैरह है ना, तो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग कम करेंगे, ठीक है। इसमें प्रोत्साहित किया जाए कि कम यूज कीजिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, देखिए देखिए आप देखना भारत में कृषि, अभी आपने अगर आप रेगुलरली जो मैगजीन वगैरह आती है, मंत्री जो योजना आती है, कुरुक्षेत्र आती है, या कोई और मैगजीन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें चीजें डीप में दी होती है, खाली करंट अफेयर नहीं होता है, जिसमें आपकी प्रॉपर चीजें समझाई जाती है। आप बजट में आपने देखा होगा, तो जो उत्तराखंड जो भारत की मृदा है, ठीक है, उसमें वैसे ही ऑलरेडी नाइट्रोजन की कमी थी, बट जैसे कीटनाशक वगैरह रासायनिक उर्वरक यूज किया जा रहा है ना, उससे क्या हो रहा है, मिट्टी की उर्वरता और खत्म हो रही है, ठीक है। नाइट्रोजन की चीजें वगैरह और खत्म हो रही है, जितनी भी थी वो भी खत्म हो रही है। तो सरकार इसके ऊपर कंसर्न है, और देखिए नो डाउट हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है ना, नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिल रहे हैं इन रसायनों से, ठीक है। तो इसके ऊपर भी ध्यान केंद्रित करना सरकार का मेन उद्देश्य यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। क्लियर है, आगे देखते हैं। 121वां है, भारत के विदेशी व्यापार के संतुलन को मापने के लिए चालू खाता जो होता है, ठीक है, चालू खाता घाटा होता है, जो जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। याद रखना इसको, कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन समझ नहीं आते ना, तो इंग्लिश में भी आती है, जो इकोनॉमी के टर्म्स होते हैं ना वो इंग्लिश में पढ़ा करिए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता कह रहा है, तो करंट अकाउंट डिफिसिट होता है ना, इसमें कौन सा शामिल नहीं किया जाता कह रहा है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। देखिए पहला आपका वस्तुओं का आयात और निर्यात, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे जो ये कुछ ये दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें तो ऑब्वियसली बात है, हम देखेंगे दृश्य व्यापार जो होता है, जो हमको दिखता है। सेवाओं का आयात निर्यात, दृश्य व्यापार जो हमको नहीं दिखता है, ठीक है, जो सेवाएं चीजें चलती हैं।
विदेशों से प्राप्त प्रेषित धन, ठीक है, जो रेमिटेंस होता है देखिए वो भी ऑब्लिगेटरी होगा ही होगा। हाँ, बट देखिए जो एफडीआई होता है जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, जिसको हम एफपीआई कहते हैं, ये क्या होता है चालू खाता घाटे में, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसको शामिल नहीं करते हैं, ठीक है, संतुलन में जो व्यापार संतुलन होता है इसमें इसको शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 122वां है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भूमि सुधारों के आंशिक रूप से विफल रहने का एक प्रमुख कारण बेनामी लेन देन था, ठीक है। इस संदर्भ में काश्तकारी सुधारों जो टेंडेंसी रिफॉर्म आया था का उद्देश्य क्या था, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है जो भारत स्वतंत्र होता है उसके बाद भारत में जो भूमि सुधार वगैरह होते हैं, ठीक है, अगर आप ध्यान से अगर ये इकोनॉमी पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें इनके बारे में भूमि सुधारों के बारे में अलग अलग चीजें दी हुई हैं, ठीक है, अलग अलग थ्योरीज भी आती हैं यहाँ पे भूमि सुधार के बारे में और सरकार के स्टेप भी होते हैं। तो कह रहा है कि प्रमुख कारण जो बेनामी लेन देन थे, ठीक है, तो इसमें जो कास्ट का जो टेंडेंसी रिफॉर्म था उसका उद्देश्य मेन क्या था, क्यों करना था सरकार को ये, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य था लगान का नियमन करना और काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार दिलाना, ठीक है। तो लगान वगैरह जो थे उनको नियमित कर देना, कितना लगान देना है क्या नहीं देना है, और जो काश्तकार थे, ठीक है, और काश्तकार को स्वामित्व का अधिकार है, जो काश्तकार थे उनको जो अधिकार देना, उनके क्या क्या रिफॉर्म, उनके क्या क्या अधिकार है, ठीक है, उनके राइट्स हैं, उनको देने के लिए सरकार ने टेंडेंसी रिफॉर्म यहाँ पे एक्ट लेके आए थे, मतलब कह सकते हैं, ठीक है। उसका मेरा उद्देश्य यही यहाँ पे रहने वाला था। अगला है 123वां, उदारीकरण की नीति के तहत भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में किए गए सुधारों के संदर्भ में प्रॉपर्टी एसेट्स के वर्गीकरण और विवेकपूर्ण मापदंडों जो प्रोडेंशियल नॉर्म्स होते हैं को लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था। देखिए समितियां इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, समितियां क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी एसेट्स के लिए जो विवेकपूर्ण मापदंड थे, ठीक है, तो इसको लागू करने कौन सी समिति यहाँ पे आई थी और किसके लिए कह रहा है, बैंकिंग क्षेत्र के लिए कह रहा है, ठीक है। अब सिंपली है, आप अगर एक चीज ध्यान देते हैं बैंकिंग रिफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं तो नरसिम्हा समिति के बारे में पढ़ते होंगे 1991 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो नरसिम्हा समिति ने ये सुझाव यहाँ पे दिए थे और इनकी समिति यहाँ पे बनी थी 1991 में लेके बनी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 124वां है, भारत में औद्योगिकरण विकास के सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल इंडेक्स, और ये क्या है प्रोडक्शन, ठीक है। आईआईपी की गणना के लिए वर्तमान में आधार वर्ष जो बेस ईयर है वो क्या है, ठीक है। अब किसके लिए कह रहे हैं हम, औद्योगिक विकास के सूचकांक के लिए कह रहे हैं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है उसके लिए हम बेस ईयर कौन सा लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम जो बेस ईयर लेते हैं वो लेते हैं हम 2019 और 20 को ले रहे हैं, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 125वां है, भारत सॉरी गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था, ठीक है। तो दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए या फिर अल्पसंख्यकों के लिए, तो ये किया गया था आपका दलितों के लिए किया गया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने हरिजन, हरिजन का मतलब क्या होता है, मतलब है ईश्वर की जन, तो ईश्वर की जो जन मतलब इनको ईश्वर की जन कहा जाता है, तो शब्दों का प्रयोग सामाजिक रूप से किया था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो समाज में जो छुआछूत जैसे अछूत माने जाने वाले जो वर्ग था, ठीक है, छुआछूत की जो परंपरा चल रही थी, इनके प्रति समाज में नजरिए को, एक मानसिकता को चेंज करना था, ठीक है, सबके साथ इनको लेके आना था लोगों को, तो ये था इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। 126वां है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे को सुलझाने के लिए नेहरू लियाकत समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे, ठीक है, ये हुए थे 1950 में हुए थे, ठीक है। तो 1950 में क्या था, भारत पाकिस्तान के बीच जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए जो मुद्दे को लेके तो नेहरू लियाकत समझौता हुआ था, जिसको कहते हैं दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसको आपका क्या कहते हैं, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली पैक्ट के रूप नाम से इसको जाना जाता है। और ये हुआ कब था, 1950 में हुआ था। कब हुआ था, 1950 में ये हुआ था। और यहाँ पे हुआ क्या था, तो विभाजन के बाद जो दोनों देशों में जो भंगे वगैरह जो दंगे वगैरह भड़क रहे थे ना, तो उसमें अल्पसंख्यक विस्थापन को रोकने के लिए एक द्विपक्षीय संधि टाइप की हुई थी यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों देशों ने क्या किया, अपने अपने अल्पसंख्यकों को समान नागरिक अधिकार देने का वादा किया, ठीक है, जिससे कि चीजें थोड़ा बैलेंस हो सकती थी, ठीक है। जिसको याद रखना 1950 में हुआ था। आगे देखते हैं 27वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लेस्टोन की उपाधि दी गई थी। तो किसको दी गई थी, ये दी गई थी गोपाल कृष्ण गोखले को। पहली बात तो गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हैं, ठीक है, याद रखना आपको। तो कह सकते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उदारवादी युग था, ठीक है, देखिए दो चीजों में आता है, एक उग्रवादी आता है, ठीक है, एक आपका उदारवादी युग आता है, ठीक है। तो उदारवादी में क्या होता है कि कांग्रेस के जो उदारवादी युग था उसमें भारतीय ग्लिस्टोन की उपाधि से इनको दे दी गई थी, किसको, गोखले को दी गई थी। क्यों दी, क्यों, क्योंकि ब्रिटिश उस टाइम पे जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे ना, तो विलियम गैलिस्टोन उनका नाम ही था, विलियम गैलिस्टोन, ठीक है। तो गोखले को उदारवादी सुधार के रूप में उन्होंने देखा था, उन्होंने कहा कि हाँ ये एक उदारवादी चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो संवैधानिक चीजों को समझते हैं और संवैधानिक तरीकों से शिक्षा विश्वास रखते हैं, ठीक है। जो शिक्षा वगैरह उस टाइम पे रिफॉर्म चल रहे थे, तो वो सोचते हैं कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए, एक संवैधानिक तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है, तो इनको कहा था, ठीक है। आगे देखते हैं, मूल अधिकारों और राज्य के
नीति निषेध तत्वों के मध्य संवैधानिक सजगता के टकराव को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए निम्नलिखित निर्णयों को उनके सही क्रम में बढ़ा। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। जो ये इंपॉर्टेंट वाद थे इनका ईयर पूछ लेता है, ठीक है, या फिर इनमें किस किस के बीच में विवाद था करके ऐसा पूछ लेता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हमको दिया है केशवानंद भारती की, जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। लैंड रिफॉर्म केस इसको माना जाता है। ये हुआ था 1973 में हुआ था। तो आप पहले हम इसको सिक्वेंस में लगा देते हैं, उसके बाद चीजों को हम देखते हैं। इसके बाद चंपाकन दोराइजन वाद जो आता है, ये 1951 का वाद था, ठीक है। मिनर्वा विल्स अगर की बात करता हूँ तो 1980 के आसपास आया था, ठीक है। और गोलकनाथवाद जो था, तो जो गोलकनाथ था 1967 में आया था, ठीक है। अब इसको आप अरेंज कर सकते हैं। तो क्या करना है, सही क्रम में इसको लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा, चंपाकन दोहराया जाएगा, तो पहला हमारा 3 वाला आएगा, ठीक है। उसके बाद गोलकनाथ आएगा, तो हमारा ये 4 आएगा। फिर हमारा आएगा केशवानंद भारती केस, ये 1 आएगा। और फिर मिनरवाल में से बाद आता है, ये आपका 2 आता है। तो 3 4 1 2, तो 3 4 1 2, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। और ये क्वेश्चन ना डायरेक्टली एग्जाम में आता है, तो इसकी डेटों को याद नहीं हो रही है तो एक बार लिख लो इनको, ठीक है। और जितने इसके केस थे, ठीक है, नरोज सिंह सिंह केस वगैरह हो गया जो पंजाब गवर्नमेंट वाला, तो इनको भी एक बार देख लो। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है, बार बार, ठीक है। तो इसलिए अब क्या होता था कि जो चीज़ें यहाँ पे चलती थी, ठीक है, सरकार मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं केशवानंद भारती केस ही माना जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, ठीक है। डीपीएसपी सुधार वगैरह या फिर रिफॉर्म के बारे में यहाँ पे देखा गया था। केशवानंद भारती में केस में जैसे बोला था कि प्रस्तावना में चेंजेस होंगे नहीं होंगे, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, बट वो सरकार, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कि ये क्या है करके, ठीक है। तो अभी ये चीज़ें लिखी नहीं हो कहीं पर, हाँ, ये केस को देखते हुए बेसिक स्ट्रक्चर की बात यहाँ पे की जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, ठीक है। जीएस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा क्या है कि ट्रिकी भी है, कुछ आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज भी क्वेश्चन देखे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, सीरीज के साथ बने रहिए आप लोग, आपके लिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे करवाई जाएगी, ठीक है। अगला है, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहाँ पे ऐसा क्वेश्चन मतलब ऐसा बोला गया था, ठीक है। देखिए पहला कह रहा है, कह क्या रहा है, किस कानून के अंतर्गत, तो उच्चतम न्यायालय की जो समस्त कार्रवाई होगी अंग्रेजी भाषा में। देखिए उच्चतम न्यायालय नियम 66 नहीं, इसमें नहीं बोला गया था। संसद द्वारा किया गया विधि निर्माण नहीं, इसमें भी नहीं था। अगला है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 145, ठीक है। तो पहला आपका, इसके बाद ये रहने वाला है। और अगला कह रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 348, हाँ। तो आर्टिकल 348 जो है ना, अगर आप पढ़ते हैं तो 343 से लेके 351 तक जो है, तो इसमें भाषा के बारे में बात की हुई है, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की वगैरह जो भाषा है वो कौन सी रहने वाली है, तो उसमें ये बताया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 348 में, तो आपको यहाँ रखना है। और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या इंपोर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले देखते हैं, ठीक है। चलिए 130वां क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसे निलंबित करने का आदेश दे सकते हैं, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को, राज्य विधानमंडल को, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को, या फिर स्थानीय स्वशासन को, ठीक है। तो किसके लिए देते हैं, तो ये देते हैं आपका मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को लेके, ठीक है। तो ऑप्शन ये वो याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए 352 से लेके आता है 360 तक आपातकाल की बात की हुई है, ठीक है। तो इसमें 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। 356 जो बात करता है वो स्टेट के ऊपर कोई मतलब जैसे राष्ट्रीय शासन वगैरह लगता है स्टेट के अंदर, जो विधानसभा वगैरह फेल हो जाती है। और 352 में जो क्या होता है कि इंटरनल एग्रेशन वगैरह जो होता है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड है। तो 359 में ही बोला गया कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति को पावर है कि वो निलंबन कर सकता है, पर हाँ आर्टिकल 20 और 21 को नहीं कर सकता, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 131वां है, राज्य के नीति निषेध तत्व जिसको हम डीपीएसपी कहते हैं, कहाँ पे आते हैं। पहली बात तो ये पार्ट 3 में आते हैं, सॉरी पार्ट 4 में आते हैं, नॉट 3 में, 3 में आपके फंडामेंटल राइट आते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक डीपीएसपी की बात चलती है। इसी में हम 44 आर्टिकल देखते हैं, वो आपका कौन सा है, ये आपका यूसीसी की बात करता है, ठीक है। ये चीजें बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कह रहा क्या है, डीपीएसपी में किस देश के संविधान से लिया गया, तो हमने जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये ली हुई है, ठीक है। 132वां है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सतत विकास का जो यूएन है, ठीक है, उसने तो देखिए केवल आर्थिक विकास की बात, केवल पर्यावरण संरक्षण की बात, इसका कह रहा है कि देखिए वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, देखिए कहने का मतलब यह ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है ना, तो कहने का मतलब यह है, ब्रुकलैंड आयोग जो बना था उसकी जो रिकमेंडेशन थी यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने कहा क्या था कि जो हमारी अभी चीजें हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें हमको अभी अभी भी यूज करना है और आगे संयोग के भी रखना है, इन फ्यूचर भी वो चीज हमको यूज करनी है, उनका दोहन नहीं करना है एकदम से, ठीक है। तो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के हितों की रक्षा भी करना है, इसलिए ये चीज आई सस्टेनेबल गोल में। ये टारगेट 2015 से लिए गए हैं,
2030 तक का इनका है कि पूरे करने करके, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है 17 गोल रहने वाले, ये इंपॉर्टेंट है, सभी गोल को एक बार पढ़ लेना और इसकी जो बैकग्राउंड है चीजें, ठीक है, वो भी देखना, क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए 133वां रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं मई 2026 में, देखिए करंट का क्वेश्चन भी है, रिसेंट क्वेश्चन है, देखिए अभी आपका जुलाई चल रहा है, मई के ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा अगर उसमें एग्जाम होगा तो आपका। मई 2026 में संपन्न हुए क्वाड शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी आधिकारिक तौर पर किस देश द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण की है। देखिए क्वाड में पहले तो कौन कौन सी कंट्री है, ये क्वेश्चन भी वीडियो में पूछा गया था आपका, ठीक है। एक आपका ऑस्ट्रेलिया है, एक आपका जापान है, एक आपका यूएस है, और ये एक है आपका इंडिया। ये 4 क्वाड में है। अब ये बनाया क्यों गया था, ये जो चाइना सी है ना, साउथ चाइना सी, वहां पे ये चाइना को टैकल करने के लिए चीजें बनाई हुई हैं, ठीक है। तो अभी इसकी जो शिखर सम्मेलन 2026 का, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये भारत में हुआ, ठीक है। इससे लास्ट 2025 में जो था ये कहाँ पे हुआ था, ये आपका यूएस में हुआ था, तो आपको याद यहाँ पे रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र जो आपका इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है, तो उसके ऊपर उसको सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए चीजें हुई हैं, ठीक है। जिसमें मेन चार देश रहने वाले हैं। मेन इसका उद्देश्य वही है जो स्वतंत्र और खुला समावेशी इंडो पैसिफिक रीजन नहीं पे रहने के लिए इसमें बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद यहाँ पे रखना है, ठीक है। चलिए 34वां है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2026 में घोषित राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किस प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के लिए, ठीक है। ये दिया गया कैप्टन शुभांशु शुक्ला को, ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछ रहा है, अभी उत्तराखंड में 2 दिन पहले एग्जाम हुआ है, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 135वां है भारत की पहली डिजिटल जनगणना के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किन 2 शुभंकर का आवरण किया, जो मिस्केट होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम के लिए इस बार, डेफिनेटली आगे 1-1.5 साल तक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रगति और विकास। देखिए अब इसमें क्या है, जो प्रगति है वो महिला से रिलेटेड है, विकास जो है पुरुष से रिलेटेड है, ठीक है। ये भी रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए जो प्रगति है वो महिला शुभंकर है, विकास जो है वो पुरुष शुभंकर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो 2 चरणों में यहाँ पे क्या होने वाली है, ये जनगणना यहाँ पे आपकी होने वाली है, और पहली तरह से ये क्या फर्स्ट टाइम आपकी पूरी ये डिजिटल जनगणना रहने वाली है। कौन सी डिजिटल जनगणना आपकी यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो पहला चरण आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है 2026 से, ठीक है, जो चलेगा आपका 30 सितंबर तक, ठीक है। तो सेकंड फेज चलने वाला है वो आपका फरवरी 2027 तक प्रस्तावित है, ठीक है। तो आपको याद रखना है सेकंड फेज प्रस्तावित जो आपका 27 तक है, ठीक है। देखिए डेटा आने में तो 2 या 3 साल लग जाते हैं, ठीक है। आपका 2028 तक ही आपको डेटा देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि पूरा डेटा कलेक्ट करना ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे बढ़ते हैं। 136वां क्वेश्चन है यहाँ पे, जल महोत्सव 2026 का आयोजन किस विभाग मंत्रालय द्वारा किया गया है, ठीक है। तो जल विभाग, तो ये किसके द्वारा यहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है आपका पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ, ठीक है। इसको याद रखना, वही ऑप्शन नंबर बी था आपका, ठीक है। चलिए 37वां क्वेश्चन है, लामेतीय 2026 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास था, ठीक है। तो ये किसके बीच में था, ये था भारत और सेशल्स के बीच में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करंट क्वेश्चन है, सीधे याद रखो, ठीक है। 138वां है, भारत का विकसित भारत दृष्टिकोण किस वर्ष तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बताने का लक्ष्य है, तो कब तक है, तो ये है आपका 2047 तक। तो मोदी जी के द्वारा भी बोला गया है कि हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 27 तक का हम यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। अगला है फरवरी 2026 में गृह मंत्रालय द्वारा अनावरण की गई भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी रणनीति का नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये इसका नाम है आपका प्रहार है, क्या है, प्रहार है, ठीक है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, 40वां क्वेश्चन रहने वाला है, जून 2026 में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने किस शहर में क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जेक्टली की औपचारिक शुरुआत यहाँ पे की गई है, ठीक है। होएगा देखिए, तो जून 2026 भारत और यूके के द्वारा, ठीक है, क्रिएटिव मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन अथॉरिटी, जिसको जीएससीओ कहते हैं, ठीक है। शुरुआत इसकी कहाँ पर की गई है, तो ये की गई है नई दिल्ली में इसकी की हुई है, ठीक है। देखिए ये थे हमारे 140 क्वेश्चन। आई होप आपने चीज़ों को देखा होगा, क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। उत्तराखंड क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे नो डाउट, ठीक है, बट जो नए बच्चे होंगे उनके लिए तो ठीक ही होगा कि नए नए हैं, तो ठीक है। बाकी जी से क्वेश्चन अच्छे थे, करंट भी मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं इसमें, ठीक है। सब मिक्सअप क्वेश्चन थे एग्जाम के लिए, जितने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे आएंगे, तो आगे भी हम जो प्रैक्टिस सेट आएंगे इस टाइप से क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर नीचे भी रखेंगे, ठीक है। कहीं हम पॉलिटी को बढ़ा देंगे, कहीं पे इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, कभी हम हिस्ट्री को बढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखिए वैसे तो डिसाइड है कि 8 क्वेश्चन ही आएंगे, बट हाँ ये देखेंगे कि आपकी प्रैक्टिस कैसे अच्छी हो रही है, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको इसमें क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है।
क्योंकि वीडियो 150 क्वेश्चन है, 140 क्वेश्चन है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, ठीक है? तो सोचता हूँ कि एक्सप्लेन वहीं करूँ जहाँ पे लगता है कि हाँ, चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, बाकी आप लोगों के लिए चीज़ें चलती रहेंगी। वीक में 2 या 3 वीडियोज़ आएँगी, ठीक है? ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो देखा जाएगा कि किस टाइप से आपकी डिमांड है यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।